गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स। आई एम प्रियेश घोष और आज मैं आपके सामने कुछ ऐसा इशू रखने जा रहा हूँ, ऐसी टॉपिक रखने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे देश भारत के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है और आप जैसे जानते हैं कि 26 जनवरी आने वाली है जो कि हमारा रिपब्लिक डे है। एक्चुअली लाहौर में 1929 में ये पूर्ण स्वराज का जो हमारी देश के लीडरशिप ने उस समय जो वचन लिया था उसी को कॉमेमोरेट करने के लिए ये रिपब्लिक डे मनाया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको आज एक ऐसा टॉपिक बोलूंगा जो कि कई टॉपिक देखिए फिलोसफिकल होते हैं, कई टॉपिक फैक्चुअल होते हैं, लेकिन आज का मेरा टॉपिक फिलोसफिकल है और फैक्चुअल दोनों का कॉम्बिनेशन है जो मैं कहूँगा। हाँ, और आज के मेरे टॉपिक का जो नेम है, जो उसका नाम है, वो है द वेरी ग्रेव चैलेंजेस और माई एनालिसिस ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी एंड एक्सटर्नल थ्रेट टू इंडिया। माई एनालिसिस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, ये आज का जो है मेरा मेरा जो है टॉपिक है। तो अब मैं आपको चीज़ें विस्तार से बताऊंगा। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। आई एम प्रियेश घोष। आई हैव डन माई इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस। Then I went to SIDAC Pune. SIDAC, after remaining some time in the IT field, मैंने अब मेरे पिता माता के या मेरे पेरेंट्स के इच्छा के अनुसार, उनके एज पर एज माई पेरेंट्स थिंकिंग और देयर विश, आई gave some time to the UPSC preparations और सिविल सर्विस प्रिपरेशन, ऑन द अकाउंट ऑफ विच, जिसके कारण मुझे जो नॉलेज मिली, द नॉलेज आई हैव which I will produce before you in this session. And my topic of today's discussion or today's debate will be my analysis or my thinking on the security challenges of India. ये मेरा टॉपिक है आज का। तो जैसे मैंने आपको बताया कि क्योंकि मैंने जितना जीवन में पढ़ाई लिखाई कर सका हूँ, उसके कारण मेरे जीवन में 4 फैसेट्स हैं, 4 क्षेत्र हैं। पहला है फिजिक्स, दूसरा है मैथमेटिक्स, तीसरा है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और चौथा है जनरल स्टडीज, जो कि मैंने सिविल सर्विस के कारण मैं कुछ हद तक पढ़ पाया और इन्हीं के आधार पे मैं अपना लेक्चर देता हूं और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इसको बहुत ध्यान से सुने। तो अब मैं जो कहना चाहता हूं वो कुछ इस प्रकार से है और मेरी बात ध्यान से बहुत सुनिएगा। ठीक है, आज जो मैं कहना चाहता हूं, देखिए, आज मेरा टॉपिक है जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कहने की चेष्टा कर रहा हूँ, वो है कि द सिक्योरिटी थ्रेट्स और द माई एनालिसिस ऑफ द चैलेंजेस विच इज फेस्ड बाय इंडिया। ठीक है, अब चलिए, अब तो मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, अब बड़े ही कूल माइंड से मैं इस चीज को आपको बताऊंगा और मैं अपने डिबेट को, मैं अपने जो सेशन है उसको लिमिटेड इसलिए रखना चाहता हूं ताकि इंटरेस्ट आपका बना रहे। बहुत लंबा हो जाएगा तो लोग सुनते नहीं है। ठीक है, अब आप सभी इंडिया में रहते हैं, ये बहुत पॉपुलेटेड कंट्री है, 150 करोड़ की पॉपुलेशन है नियर अबाउट। दुनिया की अगर देखें, अगर साफ दुनिया की 20% करीब पॉपुलेशन हमारे देश में रहती है और सिर्फ पॉपुलेशन नहीं, इतना उसका डिवाइडेशन है भाषाओं का, रिलीजियन का। ये तो एक चीज हुआ। दूसरी चीज, ये तो एक चीज है। दूसरा सबसे बड़ा इशू है कि 2% जितना मेरी स्टडी कहती है, 2% लैंड और 4% पानी हमारे पास है जो कि ड्रिंकेबल वाटर है। उसमें इतनी बड़ी जनसंख्या है, इसको संभाल पाना, इसको रन कर पाना इतना आसान चीज नहीं है, जो कि मैं मानता हूं। ठीक है, ये तो चलिए मेरा एक सोचना हुआ। ये तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी से भी पूछें इंडिया से, सिंपल एग्जांपल लेता हूं कि अगर इतिहास को देखा जाए तो हमारे देश में कई खेल पॉपुलर है। हॉकी हमारा एक तरह से नेशनल गेम कह लीजिए, अब तो डिक्लेयर्ड नहीं लेकिन एक तरह से है। फुटबॉल बहुत पॉपुलर है भी बहुत हद तक, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा कंट्री है एज कम्पेयर टू 1 करोड़ किसी पॉपुलेशन यूएस की, किसी यूएस की नहीं, यूएस की तो 33 करोड़ है, लेकिन किसी एक यूरोपियन कंट्री जिसकी पॉपुलेशन 1-2 करोड़ हो और यहाँ की अगर 5% भी जनता यहाँ पे एक गेम को पसंद करती है तो वो भी कई करोड़ों में हो जाती है, पॉपुलेशन टोटलिटी में इतनी बड़ी है। लेकिन इन जनरल अगर इंडिया में हीरो स्टेटस है किसी गेम का, पैसा जिसके पीछे बहुत है, वो है क्रिकेट। तो आपने देखा होगा इंडिया न्यूजीलैंड का मैच होता है, इंडिया वेस्ट इंडीज का होता है, इंडिया साउथ अफ्रीका का होता है, इंडिया इंग्लैंड का होता है, सारे मैचेस होते हैं, हम लोग देखते हैं, खुशी मनाते हैं। लेकिन इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है तो अब तो मैं नहीं जानता अभी का क्या क्या विचार है, लेकिन हम लोग जो बच्चे थे और अभी भी मैं कह सकता हूँ, लगता है कि अगर इस मैच को हम हार गए तो देश हमारा हार जाएगा और इस मैच को हम जीत गए तो देश हमारा जीत जाएगा। ये मानसिकता इंडिया पाकिस्तान के मैच में है। तो इसका रीजन
अगर आप अभी मोमेंटरीली सोचें तो कभी आपको नहीं मिलेगा। किसी भी चीज़ का एक फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट है कि कॉजलिटी। कोई भी चीज़ अगर आप किसी चीज़ में फंसे हैं किसी चीज़ में, तो इसका एक कॉज है, उसका एक कारण है जिसके लिए आप उसको हो। बिना कारण के, जैसे कहते हैं ना, सेब अगर जमीन पे गिरती है तो उसके लिए ग्रेविटेशन है, जैसे आपने पढ़ा होगा। तो ये एक फंडामेंटल फैक्ट है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। तो इंडिया पाकिस्तान का आप जानते ही हैं कि हमने 1947 से जब हम आज़ाद हुए 4 बार युद्ध हो चुका है। बड़े स्केल पे, छोटे मोटे सीज फायर कंट्रोल में तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे गोलियां चलती रहती है जम्मू एंड कश्मीर में, लेकिन बड़े युद्ध 4 बार हो चुके हैं इंडिया पाकिस्तान के बीचों बीच। जैसी आज़ादी मिली, शायद 15 अगस्त को आज़ादी मिली, और वहाँ कश्मीर पे अटैक कर दिया पाकिस्तान ने, जब इंडिया की फौज गई। और फिर वो 2 साल तक युद्ध चला। फिर यूएन में हमारे प्रधानमंत्री जी उस समय गए। फिर आप जानते हैं, मैं कई बार इस कहानी को बोल चुका हूँ। तो फिर बांग्लादेश का वॉर, हम लोगों ने 2 टुकड़े कर दिए। फिर हम इंडिया जी ने 74 में पहला न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट कराया, अटल जी ने उसको वेपनाइज किया, पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर एक वेपन बनाया। तो पाकिस्तान को अगर हम देखें, तो वो, मैं जैसे आप अगर आप जिन्ना साहब की पूरी व्यू को पढ़ें तो उनका क्लियर, जिन्ना साहब तो बाद में, उसके पहले अगर आप सर सैयद अहमद खान की, या अगर मैं आपको कह दूं चौधरी रहमत अली के, तो उनका जो बेसिस है टू नेशन थ्योरी, कि हिंदू एंड मुस्लिम्स आर टू डिफरेंट नेशन, इसके बल पे जो है टू नेशन की रिक्वायरमेंट है। इसकी जो बेसिक प्रेमाइस पे पाकिस्तान का क्रिएशन हुआ, ठीक है। फिर जब बना तो 4 4 युद्ध हुए। फिर आप देखें, दोनों के पास एटॉमिक वेपन है, ठीक है। स्पेशली अगर पाकिस्तान या इंडिया चाहे, जैसे आप जानते हैं कि अमृतसर और लाहौर एकदम से आसपास है बॉर्डर में, जिसको वाघा बॉर्डर कहते हैं। तो अगर एक भी न्यूक्लियर वेपन बॉर्डर के पार में भी अगर एक्सप्लोड होता है, तो कम से कम हमारे कई सिटीज तो बहुत पूरा तहस नहस हो जाएंगे। यहाँ तक कि अगर एक छोटी कहानी की, कारगिल का जब युद्ध हुआ, तो लिंकन साहब, इब्राहिम नहीं, वो सॉरी, क्लिंटन साहब ने अटल जी से कहा कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर आर्सेनल तैयार कर रहा है। तो अटल जी ने कहा कि अगर इंडिया पे न्यूक्लियर वॉर होता है तब तो इंडिया का एक हिस्सा जाएगा, लेकिन पाकिस्तान का मैप में नामो निशान नहीं रहेगा। तब जो है, क्लिंटन साहब ने जो है, विल क्लिंटन जी जो थे, उन्होंने मुशर्रफ जी से कहा। फिर ये वो कारगिल वॉर हो रहा था, लेकिन पाकिस्तान नहीं पीछे हट गई, फिर इंडिया पीछे हट गई, और वहां पर ये मामला पीछे हो गया। तो क्योंकि अब पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है, उनके पास टैंक है, उनके पास एयरफोर्स है, तो सामने दिखता है कि वो हमारा एक एनिमी है। और जो उनका एटीट्यूड रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल 62 में हमारा चाइना से वॉर हुआ, इंडिया को बहुत धक्का खाना पड़ा। इंडिया ने कभी सोचा नहीं था कि चाइना कभी हमला कर सके, क्योंकि मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ। चाइना में जो रिलीजियन है, चाइना का जो कंटिन्यूटी है जो उनकी, तो उनके एक बहुत बड़े डिप्लोमेट ने कहा था कि भारत ने चाइना पर 2000 साल रूल किया है बिना एक सोल्जर भेजे हुए। यहाँ तक कि जितना मेरा नॉलेज है, जितना मेरी फाइंडिंग्स है, चाइना का जो रिलीजियन है, उनका जो वे ऑफ लिविंग है, वो बौद्धि धर्मा जी थे। उनके वो उनके सबसे बड़े वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीचर्स या प्रीचर या मेंटर बने उस देश के, चाइना के। तो इसीलिए जो भारत के वेस्ट ईस्टर्न साइड पे सारे कंट्रीज हैं, चाहे वो म्यांमार हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे ईस्टर्न जो भारत के पूर्वी दिशा में, चाहे वो कोम्बोडिया हो, चाहे वो आपका वियतनाम हो, ये सारे देश, जापान हो, इन सारे देशों से भारत का, ठीक है, बॉर्डर लेके इधर उधर होता है, लेकिन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट कभी भारत का नहीं रहा है। लेकिन जब पाकिस्तान आता है, तो जैसे आप कहे होंगे, जिन्ना साहब ने जैसे कहा कि आपके लिए जो अच्छे हैं हमारे लिए बुरे हैं, आपके लिए जो हीरोज है अब हमारे लिए वो नॉन हीरोज है, विलेंस, और मेरे लिए जो हीरो है वो आपके लिए विलेन है। इसीलिए हम दोनों अलग मुल्क है, हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जिन्ना साहब ने उसके पहले अगर आप देखें, वो सर सैयद अहमद खान हो, चाहे ऐसे कई लोगों ने इसको कहा। तो ये जो है प्रेमाइज बना। तो पाकिस्तान से इशू है इंडिया का एग्जिस्टेंशियल थ्रेट का, कि पाकिस्तान, या तो पाकिस्तान रहेगा तो हिंदुस्तान रहेगा। जैसे जिन्ना साहब टू नेशन थ्योरी, तो मुस्लिम हिंदुओं के ऊपर रूल कर सकता है, तो हिंदू मुसलमान को रूल कर सकता है। दोनों एक साथ डेमोक्रेसी में नहीं रह सकते, जिन्ना साहब ने कहा, क्योंकि अनडिवाइडेड इंडिया में मुस्लिम की पॉपुलेशन, मैं जितना जानता हूँ, 24% थी। तो बाई डेमोक्रेसी वो कोई पावर में नहीं आ सकते। तो सिंपल एग्जांपल है कि जिन्ना साहब तो बॉम्बे से थे, लियाकत अली खान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, जो कि नेहरू लियाकत एग्रीमेंट जिन्होंने साइन किया। उनके बाद उनके दूसरे ख्वाजा सर जो थे, उनके साहब जो थे, उनके गवर्नर जनरल बने, वो भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से थे। अयूब खान साहब के भी, जितना मेरी नॉलेज है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से संबंध थे। आपके भुट्टो साहब, पूरी भुट्टो फैमिली, ये जुल्फिकार भुट्टो एंड देन ऑन, उनकी डॉटर जो शिमला एग्रीमेंट में आई थी, वो जूनागढ़ के थे। तो सभी तो उस पाकिस्तान में सभी तो आज के इंडिया से गए थे, जिन्होंने उसको संभाला। मतलब एक छोटा एग्जांपल है
कि अगर आप पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, जो उसका आईएस, आईएफएस, आईपीएस सब देखें, जो टॉप मोस्ट डेमोक्रेसी, जो टॉप मोस्ट लेयर्ड पोस्ट होती है, वो सारे जो है ये जो 1947 से पहले जो ये हिंदी स्पीकिंग या बॉम्बे या हैदराबाद से गए थे, वहां से थे। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल और सबसे जो सबसे जो मतलब कि टफेस्ट एग्जाम्पल है, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे सबसे सरप्राइजिंग एग्जाम्पल है पूरे इंडिया में। मुस्लिम की जो रिजर्व सीट थी, जो लखनऊ सेशन में दिया गया था 1916 में, गांधी जी ने कहा या कांग्रेस ने कहा कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, तो हम उनको 33% या एक हिस्सा दे देते कि दो कॉन्स्टिट्यूंसी होंगी देश में, एक नॉन मुस्लिम और मुस्लिम, तो सेपरेट इलेक्टोरेट कहते हैं। तो तब जब 46 में इलेक्शन हुआ ये जानने के लिए कि भारत के मुस्लिमों का मत क्या है, तो इंडिया में कांग्रेस सारी आज के इंडिया में सीट हार गई। लेकिन एक स्थान ऐसा भी था पूरे इस जोन में जो कि 90% जहां मुसलमान थे, लेकिन कांग्रेस जीती वहां पर। उसका नाम था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जिसके की सबसे बड़ा सिटी आज का पेशावर है। क्रिकेट मैच होते थे और वहां के सबसे बड़े नेता खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी कि फ्रंटियर गांधी, जिनको बादशाह खान कहा जाता था। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बताता हूँ, 36 सीट थी वहां पर मुस्लिम लीग की, जिसमें कि 17 सिर्फ जीती थी, और उनमें ये माइनॉरिटीज थी, और कांग्रेस की गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी। पर पूरे इंडिया में जहां मुस्लिम मतलब टोटली 24 में थे, अगर आज का जो इंडिया उसको अगर आप देखें, तो वहां तो मुस्लिमों की जो संख्या थी वो बहुत ही माइनॉरिटी में थी, लेकिन उसके बावजूद इंडिया में हार गए। लेकिन जो आज इंडिया में पार्ट नहीं है, जो कि पाकिस्तान में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जिसको सूबे सरहद कहते थे, जो कि अफगानिस्तान के डुरंट लाइन से जिसकी बॉर्डरिंग होती है, आप मैप देखिएगा, जिसमें पेशावर, एबटाबाद, जहां से ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया था, और ये सारे जोन जहां पर आते हैं, उसको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। वहां के सबसे बड़े लीडर थे खान अब्दुल गफ्फार खान। मिसेस गांधी जी ने उनको भारत रत्न दिया, इंदिरा गांधी जी ने उनको सम्मानित किया भारत रत्न से। एक पाकिस्तानी नेशनल को, मुस्लिम पाकिस्तानी को, व्यक्ति को भारत ने भारत रत्न दिया था, इंदिरा जी ने भारत रत्न दिया था, ये उनकी थी। और पंजाब में मैं आपको बताता हूँ, छोटा एग्जांपल देता हूँ। पंजाब में कांटे की टक्कर थी, जितनी सीट मुस्लिम लीग को मिली थी उतनी सीट कांग्रेस को और अकाली दल को मिला था। एक वहां थर्ड पार्टी जिसका नाम था कि यूनियनिस्ट गवर्नमेंट, यूनियनिस्ट ग्रुप कह लीजिए, तो उनके हयात साहब थे, मुझे जितना, अगर मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन वो उसका पार्टी उस दल का नाम था यूनियनिस्ट नाम था। तो कांग्रेस ने और अकाली दल ने उस समय पंजाब में मुस्लिम लीग को रोकने के लिए यूनियनिस्टों को सपोर्ट किया था। इसीलिए मुस्लिम लीग अच्छा परफॉर्मेंस के, जितना मेरा ज्ञान है, अच्छा परफॉर्मेंस के बावजूद जो है पंजाब में, लाहौर में मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट नहीं थी, ना पेशावर में थी, क्योंकि दोनों सबसे बड़े सिटीज है। जैसे पूरे इंडिया में दिल्ली कैपिटल है, मद्रास आज का चेन्नई है, या फिर आपका जो बॉम्बे सिटी है, जो कि फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा केंद्र है भारत में। ये सब बड़े बड़े सिटीज से, कराची और लाहौर, उनको भी आप देख लीजिए। तो इसमें जो थी, इसीलिए ना ही पेशावर में, ना ही पंजाब में, मतलब ना ही नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, ना कि पंजाब में मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट बन पाई। ये सबसे, बल्कि आज के सिंध का मैं अभी आपको बता नहीं रहा हूँ, लेकिन बंगाल में अगर आप देखें, आजकल कैलकाटा है, वहां पर मुस्लिम लीग के व्यक्ति चीफ मिनिस्टर थे, जिनका नाम था सैयद हुसैन सोहरावर्दी। और जो डायरेक्ट एक्शन का राइट शुरू हुआ था, जिसमें कि जिन्ना साहब ने कहा कि आइदर डिस्ट्रॉय इंडिया और डिवाइड इंडिया, तो डायरेक्ट एक्शन की कॉल दी गई थी 16 अगस्त 1947 से एक साल पहले 46 में। तो तब जो है, जब ये पूरा पूरा जो है वायलेंस, या पूरा जो है ये नरसंहार हो रहा था, तब जो है कहते हैं सोहरावर्दी साहब ने 3 दिन के लिए पुलिस के लिए छुट्टी दी थी कि डायरेक्ट एक्शन हो सके। तो सबसे बड़ा नोखाली में भी, आज के बांग्लादेश में भी राइट हो, जहां गांधी जी गए थे आजादी के बाद, इसका 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 जो दुश्मनी हुई थी, मतलब इसका जो रिएक्शन वो पटना में हुआ था, क्योंकि आप जानते हैं, जैसे भारत का मैप आप देख लीजिए, ये था, फिर पूरे इंडिया में हुआ था। तो इसलिए जो है, इसलिए जो ये प्रोसेस था। तो ये सबसे बड़ा एक्सेप्शन था कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, फिर कह रहा हूँ, और पंजाब में तो बराबर टक्कर हुई थी, तो लेकिन यूनियनिस्ट गवर्नमेंट को कांग्रेस ने हेल्प करके लाहौर में बैठा दिया, या उनको पहुंचा दिया। लेकिन पंजाब आज के दिल्ली से लेकर पूरे वहां तक, अटक और मियावाली और सियालकोट और क्या कहते मुल्तान, सब मिला के पंजाब था, लाहौर जैसा कैपिटल था। और उसके बगल में शुरू होता था, जो कि डुरंट लाइन से टच करता, उसको कहते थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बादशाह खान साहब की थी। उसका सबसे बड़ा सिटी पेशावर है, वहां पर आप मैच भी होते हैं, आपने टीवी पे देखा होगा। और वहां पर करीब करीब, जितना मेरी फाइंडिंग है, 90% मुसलमान होने के बावजूद वहां पर मुस्लिम लीग हारी थी। अभी आपने देखा, कल खान अब्दुल गफ्फार खान का बर्थडे था, तो सब पार्टियों ने उनका नाम दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको चमकाया, उनका नाम पब्लिश किया।
भारत के बहुत बड़े उनके तरह, और इंदिरा गांधी ने उनको भारत रत्न दिया था। इससे आप समझ सकते हैं मैं कितना सही हूँ, या मैं मेरा पॉइंट आप समझ सकते हैं। तो ये चलिए पाकिस्तान हो गया। जैसे कि क्रिकेट मैच होता है तो आप देखते हैं लड़ाई जैसा माहौल बन जाता है इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच की तरह। पहले जब हॉकी मैच होता था, आपको एक छोटा इतिहास बताता हूँ, भारत ने फ्रॉम 1928 टू 56 लगातार 6 बार ओलंपिक गोल्ड जीते थे, ठीक है। 2 बार बीच में वर्ल्ड वॉर करी। 60 में जो पहली बार भारत हारी, वो 1-0 से हारी थी, वो पाकिस्तान से ही हारी थी। फिर 64 में भारत ने फिर जीता था। लेकिन कहते हैं कि एशिया के जो दोनों सबसे बड़े जो डॉन थे उस समय हॉकी में, पाकिस्तान और इंडिया, तो आज़ादी के बाद जब पाकिस्तान इंडिया से कट के बना, लाहौर बना कैपिटल, सबसे बड़ी लाहौर बना, पंजाब का हिस्सा, पंजाब का सिटी जो कि उधर गया, बॉर्डर के पार गया, तो वो हॉकी का बहुत बड़ा सेंटर हुआ करता था। सेंटर आपने कभी देखा होगा, इंडियन आर्मी और इंडियन हॉकी में सिख के सिवा इमेजिन नहीं कर सकता। तो इसीलिए जो मैं कह रहा हूँ, तो जो आपका लाहौर था, उसको उसको कहते थे हॉकी का सेंटर कहते थे एक तरह से, अगर आप देखें तो। इसीलिए आज़ादी के पहले ध्यानचंद जी के समय, फिर बलबीर सिंह के समय, इसके बाद इंडिया था, लेकिन इंडिया को रिप्लेस किया 80s के दशक में। अगर आप देखें 70s के दशक में पाकिस्तान वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट टॉप टीम बना। फिर जब उसका जो ट्रैक है, जो ग्राउंड चेंज हुआ हॉकी का यूरोप के, तो फिर दोनों ही, इंडिया पाकिस्तान दोनों ही बहुत पीछे आ गए हॉकी में, जिसको कहते हैं ना टर्फ। जब इंट्रोड्यूस हुआ हॉकी में, तो इंडिया पाकिस्तान दोनों पीछे आ गए। लेकिन इंडिया का अनबीटन रिकॉर्ड पाकिस्तान ने छोड़ा था, जो कि वर्ल्ड का मोस्ट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वो हिस्ट्री और या साइकोलॉजिकल ग्रेटनेस है कि 6 बार लगातार गोल्ड इंडिया ने जीता था। ये इंडिया का रिकॉर्ड है। ध्यानचंद जी के जी या जयपाल सिंह थे आज के रांची के, जो कि उस एरिया के, वहां से ये जो है पहले वो कैप्टन थे, जिनके कप्तानी में हम लोग ने ये सफर शुरू किया था, जो मैंने अभी आपसे कहा। तो ये आपको मैंने बताया कि जो जिन्ना साहब, लियाकत अली खान और चौधरी रहमत अली और सर सैयद के जो जो टू नेशन थ्योरी थी कि हिंदू और मुसलमान दो अलग कौमें हैं, दो अलग मुल्क हैं, ये एक साथ नहीं रह सकते, इसी के रिजल्ट में पाकिस्तान बना। जो कि जैसे ही बना तो कश्मीर पे हमला हुआ। कश्मीर नेहरू जी जब यूएन में गए, तो कश्मीर बाय डिफॉल्ट एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी, पाकिस्तान ने कहा, क्योंकि वो उन्होंने कहा पार्टीशन के थ्योरी के खिलाफ है ये। नेहरू जी ने कहा कि नहीं, महाराजा ने हमें साइन किया है, तो इसीलिए पूरा कश्मीर जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, आप वो मैप में देखिएगा, वो पूरा जो है हेविली मिलिटराइज्ड हो गया, और 35% उधर था और 65% इधर था, जहां तक मेरी नॉलेज है। और जो मैंने समझा हूँ अपने दिमाग से, मैं उसके हिसाब से आपको कह रहा हूँ, ये था। और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, कोटली और क्या नाम है, मीरपुर और स्कार्दू उधर गया, और रेस्ट इधर है, जो कि हमारा है। और इंदिरा गांधी जी के समय जब शिमला एग्रीमेंट हुआ, भुट्टो साहब आए, तब इसको जो है लाइन ऑफ कंट्रोल कह दिया गया, और ये कहा गया कि जम्मू एंड कश्मीर में कोई थर्ड पार्टी नहीं आ सकती। इंडिया और पाकिस्तान दो ही ग्रुप्स होंगे, दो ही एंटिटीज होंगे जो इसको सॉल्व करेंगे। मतलब द इशू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज अ बायलैटरल इशू, द लाइन ऑफ कंट्रोल is defined, and two parties will make a final judgment on it. No third party can come. The final settlement will be made by these two neighbors, and no third party can come. That is, these two neighbors, India and Pakistan, the two nations will make a finalize the issue of Jammu and Kashmir, and no third party can come. ये था हो। तो देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो जो पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम हुआ तो 1947 के हुआ, करीब करीब अगर आप देखिए पाकिस्तान का खतरा कभी खत्म नहीं हो सकता इंडिया की मानसिकता से, अगर हम इंडिया की मानसिकता को समझे, ठीक है। इंडिया की जो आइडियोलॉजिकल जो जो बेस ग्राउंड है। लेकिन 71 में जब बांग्लादेश क्रिएट हुआ और 90,000 सैनिकों ने सरेंडर किया ईस्टर्न साइड में, जिसको उर्दू में कहते हैं मशरिक और मगरिब, ईस्ट और वेस्ट को कहते हैं, ठीक है। तो ईस्टर्न पाकिस्तान में पाकिस्तान की 90,000 सैनिकों ने किया, हमारे वो जेलों में रहे पूरे इंडिया में वो बधे रहे। मेरा जो होम टाउन है, वहां में भी, उस सिटी में भी मैंने सुना है कि पीओडब्ल्यू थे, प्रिजनर्स ऑफ द इंदिरा जी के टाइम पे। लेकिन भुट्टो साहब से जब ये हुआ, तो करीब करीब कह लीजिए कि जब 90,000 सैनिक इंडिया ने वापस दिए, तो ये पाकिस्तान का भी मॉरली बहुत डाउन, मतलब ये था, और ये तय हो गया कि सीधा पाकिस्तान शायद इंडिया से अब लड़ नहीं सकता। हाँ, कश्मीर एक इशू था, लेकिन कश्मीर में भी अगर आप समझिए, तो मैं आपको छोटा एग्जांपल देके समझाता हूँ। 1994 में पाकिस्तान ने एक जिनेवा में एक ह्यूमन राइट इशू उठाया कि हिंदुस्तान की फौज जो है कश्मीरी मुसलमानों पे बहुत टॉर्चर कर रही है। तो ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक नेशंस की तरफ से एक एक प्रपोजल आया कि इंडिया जो है कश्मीरी मुसलमानों पे बहुत टॉर्चर कर रही है। तो इंडिया भी गई
वहां पर ह्यूमन राइट्स काउंसिल में अपने आप को बोलने। तो फनून कश्मीर, कश्मीर के जो पंडित थे जिनको भगाया गया, लाखों में थे, जिसको आज कल ही 19 जनवरी वो दिन पास हुआ, तो उस फनून कश्मीर ग्रुप ने जो है उसको रिप्रेजेंट किया जाके जाके यूनाइटेड मतलब ये जो पूरी वर्ल्ड की जो ग्रुप बैठे जिसमें कि 57 इस्लामिक नेशंस के भी रिप्रेजेंटेटिव थे, तो उसने कहा कि अगर किसी पे अत्याचार हुआ है तो वहां के हिंदुओं पे हुआ है। भाई 5 लाख लोग को एक दिन में थ्रो आउट कर दिया गया अपने होम से। ये नियर बाई टाइम में सबसे बड़ा टॉर्चर है, सबसे बड़ा अत्याचार है। तो और उन्होंने पूरे एक प्रेजेंटेशन दिया, हर एक 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 बुलेट, एक मर्डर, एक घर को जला देना, एक किसी के साथ दुर्घटना होना, एक किसी के साथ अत्याचार होना, पूरे उन्होंने एक एक एग्जाम्पल को देख के बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन दिया कश्मीरी पंडितों ने। और दुनिया मान गई हाँ कश्मीरी पंडितों के साथ ही टॉर्चर हुआ, क्योंकि वैली में तो 99% मुसलमान है, तो अगर उनके साथ टॉर्चर हुआ तो वो भागना चाहिए, तो पंडित ही भागे। तो फिर पाकिस्तान ने, मैं आपको छोटा समझा रहा हूँ, पाकिस्तान ने कहा कि देखिए ये तो होना ही है, वो तो अनफिनिश्ड एजेंडा है पार्टीशन का, तो ये तो होना ही है, क्योंकि भाई आप वो तो हमारे पास आना चाहिए था 46-7 में कश्मीर, आपके पास वो जाना नहीं चाहिए। इंडिया ने तो ये टाल मटोल करके कश्मीर को रख लिया, तो ये तो हमारे पास होना चाहिए था। तो मिस्टर कॉल करके एक बहुत बड़े इंडिया के राजनयिक थे, डिप्लोमेटिक मैन थे, उन्होंने कहा ठीक है आप सही कह रहे हैं कि टू नेशन थ्योरी का ये अधूरा एजेंडा है। तो टू नेशन थ्योरी में तो ये जिन्ना साहब ने कहा कि हमारे आपकी सोच अलग है, हमारे आपके हीरोज अलग है, तो दोनों हम लोग एक साथ नहीं रह सकते। तो फिर तो पूरे ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन होना चाहिए था। तो आज भी आप हिंदुस्तान में जितने मुसलमान है वो पाकिस्तान से ज्यादा है। तो फिर टू नेशन थ्योरी तो एप्लीकेबल ही नहीं हुआ। अगर अगर एप्लीकेबल होता है तो सारे मुसलमान आपको लेने पड़ेंगे। ये कौल साहब ने कहा कि कश्मीर सिर्फ नहीं आपको पास जाएगा, आपको आपको और अगर आप कहिए तो हम कह देते हैं कि सबको ट्रेन से हम लाहौर और कराची भेजते हैं भाई, क्योंकि आप ही कह रहे हैं कि टू नेशन थ्योरी का अनफिनिश्ड एजेंडा है। तो फिर हम जब भेज देंगे फिर हमें मत कुछ कहिएगा, क्योंकि हम जिम्मेदार नहीं, आप ही टू नेशन थ्योरी के नाम पे कश्मीर को आग जला रहे हैं, तो आप ही जिम्मेदार होंगे। हम तो कह देंगे ये पाकिस्तान की ओर से ऑफर है, वो टू नेशन थ्योरी को पूरा करना चाहते हैं। तब फिर ओआईसी को समझ में आ गया और ईरान ने जो है रेजोल्यूशन वापस ले लिया। और आप जानते हैं रेजोल्यूशन बाय ग्रुप होता है, तो ईरान ने वापस ले लिया और फिर ये गिर गया रेजोल्यूशन। और इंडिया 94 का, शायद अटल जी भी उसमें बहुत बड़े नेता थे, तो इंडिया वापस आ गया अपने देश में। और पाकिस्तान का ये जो पूरा पूरा ये एफर्ट था, शायद मिसेस भुट्टो, श्रीमती मोहतरमा बेनजीर भुट्टो उस समय पाकिस्तान की सबसे बड़ी थी, तो उस समय ये पाकिस्तान हार गया इस पूरे इशू पे, और वो कश्मीर को इंटरनेशनलाइज या कश्मीर को भारत से तोड़ने में कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया ने ये कहा कि अगर टू नेशन थ्योरी पूरा होगा ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन होना चाहिए सारे। आपने ही कहा ना कि भाई जिन्ना साहब ने, लियाकत अली खान साहब ने और सारी मुस्लिम लीग की लीडरशिप ने कहा कि ये दोनों अलग मुल्क एक साथ नहीं रह सकते, तो पहले तो सबको ले जाइए, फिर आप कश्मीर को लीजिए। ये एक ऑन रिकॉर्ड की बात है। चलिए ये तो हो गया। अब मैं आपको कहता हूँ तो जो 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 मजहब के आधार पे भारत बटा और पाकिस्तान क्रिएट हुआ, तो वो 1947 से भारत के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ठीक है, उसने पहले कश्मीर पे हमला किया, फिर 65 में पैटर्न टैंक लिए, हमने हमने शांति का रास्ता अपना, हमने नॉन अलाइनमेंट किया, वो सीधा अमेरिका के साथ जुड़ गया जाके एक मिलिट्री फोर्स, उसके पास पैटर्न टैंक थे। और अगर देखिए 65 में, जब 62 में इंडिया हारी, तो इंडिया ने भी अपने सिक्योरिटी को ऊपर करना शुरू किया। तो पाकिस्तान ने देखा मौका कम, हम कश्मीर पे हमला करके ले सकते, तो इंडिया लाहौर पहुंच गई। तो आपने वो 65 की लड़ाई देखी होगी, फिर 71 में इंदिरा जी के समय तोड़ के रख दिया हमने, कारगिल में फिर लड़ाई हुई। लेकिन जब ये सारी आज के 70 साल है, तो मोर ओवर ये एक चीज है कि लाइन ऑफ कंट्रोल को दोनों देशों ने, अब छोटा एग्जांपल और देता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मोदी जी ने अभी कश्मीर को जो केंद्र शासित बनाया, यूनियन टेरिटरी को उसका दर्जा दिया जम्मू कश्मीर को, और 2 भाग कर दिया अभी जैसे किया, तो अमेरिका बड़ा दौड़ा है, पाकिस्तान बड़ा दौड़ा दुनिया में, अमेरिका के पास गया, यूएन में गया। यूएन के शायद जब हेड थे वो पोलैंड से थे, तो बहुत कहा उसने कि दिस इज अनफेयर, दिस इज अनफेयर। तो पोलैंड ने के जो हेड थे, जितना मैं जानता, यूरोप से वो हेड थे, जो यूएन का मेन जो पोजीशनिंग थी, ठीक है, या मेन जो चेयरशिप था, तो उसने कहा कि भाई आपका तो इनसे एग्रीमेंट हुआ है कि बायलैटरल इशू है, आप दोनों बात करेंगे, हमें क्यों आप खींच घसीट रहे हैं, भाई आप इनसे बात कीजिए, इंडिया ने अपना फैसला लिया अपने देश के बारे में, अब आपको कुछ कहना आप उनसे बात कीजिए, हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो यूएन के जो सबसे बड़े मैन थे उसने कह दिया, तो पाकिस्तान ने ढिंडोरा पिटाया, लेकिन कश्मीर का कुछ हो नहीं सका। और अब जैसे मोदी जी ने उस 370 हटा दिया, उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, तो अब सीधे तौर पे जो है पाकिस्तान कश्मीर को अलग कर सकेगा, ये बहुत ही कम चांसेस है, ठीक है, ना के बराबर। तो अब मोटा मोटी दुनिया ने मान चुकी है कि जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में अब, ठीक है, वो हमसे उनकी बहुत ही ज्यादा दिक्कतें हैं,
क्योंकि हमने भी पार्टीशन को झेला, उधर के लोगों ने भी झेला। जैसे आप जानते हैं इमरान खान की मदर आज के पंजाब से थी, बहुत बड़े बड़े परिवार जो रॉयल मुस्लिम फैमिलीज थे, सबको पाकिस्तान सब चले गए, कराची में रहते हैं, इनको मुहाजिर कहा जाता है। आप जो ये आपके मुशर्रफ साहब के फादर है, जो हैदराबाद के कासिम रिजवी हैं, जो भुट्टो है, जो जिन्ना है, सारे इन लोग तो इन्होंने ही पाकिस्तान को एक शक्ल दिया, उर्दू वहाँ का लैंग्वेज बनाया। बल्कि कराची में सिंधी चलती थी, पंजाब सिख रूल का लाहौर सेंटर था, पूरी सिख रूल पेशावर थी, वहाँ पंजाबी है। जो उर्दू है वो बेसिकली यूपी की जो जो कह सकते हैं भाषा ज्यादा है उसका, अगर मैं कहूँ, ठीक है। तो ये तो हुआ पाकिस्तान, जो कि एक इस्लामिक रिपब्लिक बाय कॉन्स्टिट्यूशन है, और इंडिया के सामने हर समय उसने चैलेंज फेस किया। आज भी इंडिया बहुत उससे जो है चिंतित रहता है, और हमारी जो सारी ताकत है उसका जो सबसे बड़ा जो हमारा जो कंटेम्प्रेरी है, सबसे बड़ा जो हमारा शत्रु है, वो हमारे माइंड में पाकिस्तानी है। क्रिकेट मैच में आप देखिए, पाकिस्तान इंडिया कुछ भी हो, आप ये हंसेंगे, आप सुनकर अब तो बहुत इंडिया में जागरूकता आई है। पहले जमाने में ओलंपिक फाइनल में ही कोई इंडिया का आदमी खेले या सेमीफाइनल खेले, समझ लीजिए ओलंपिक में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कैसे कहूँ, जैसे समझ लीजिए कि टेबल टेनिस है, या जेवलिन है, या बैडमिंटन है, या समझ लीजिए रेसलिंग है। तो मुझे आज भी याद है पहले जमाने में किसी को इससे बहुत, अब तो बहुत मीडिया ने बहुत हद तक चेंज, किसी को बहुत ज्यादा मतलब नहीं, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का एक सीरीज भी हो जाए बाइलैटरल, तो लगता था कि पूरे देश में ऑफिस बंद हो जाएंगे, पूरे देश में सब कुछ, मतलब कि बच्चे से लेके बड़ा तक बैठ जाएगा, पूरे देश में जैसे लगता था कर्फ्यू हो जाता था। हम जब बच्चे थे, तो छोटे थे हम लोग, तो इंडिया पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के मैच में तो लगता था पूरे पूरे हम लोग, मैं यूपी में, मेरे इलाहाबाद में मेरी परवरिश हुई है, मैं बड़ा वहां पर हूँ, तो सब कुछ बंद हो जाता था। तो ये बाय बाय डेफिनेशन, बाय मेंटालिटी जो पाकिस्तान क्रिएट हुआ, जो कि टू नेशन थ्योरी पे हुआ, आज वो इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान है, पहला दुनिया का इस्लामिक स्टेट है, इवन बिफोर एनी अदर अरेबिक कंट्री। मैं जितना मेरी फाइंडिंग है, जितना मेरा ज्ञान है, तो ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। ये हमारी थिंक टैंक आज ही मानती है, ये हमारे मिलिट्री जनरल्स, हमारी गवर्नमेंट, ये हर समय पाकिस्तान को अपना सबसे बड़ा शत्रु हम मानते हैं, हमारी मानसिकता वो है, ठीक है। ये तो ये तो चलिए सिंपल एक एनिमी है जिसके पास एटॉमिक वेपन है, टैंक है, एयरफोर्स है, नेवल फोर्स है, आपके साथ उसकी सीधी लड़ाई है, जो है ताकत की लड़ाई है। कोई यहाँ बातचीत की बहसबाजी या संगीत की लड़ाई नहीं हो रही, ताकत की लड़ाई है। उसके पास एटॉमिक वेपन आपके पास है, उसके पास फाइटर जेट है आपके पास है, आप उसके पास पनडुब्बी है आपके पास, उसके पास सबमरीन है आपके पास, उसके पास ड्रोन है आपके पास है, तो उसके पास क्या कह लीजिए, उसके AK-47 है आपके पास, है LMG मशीन गन है। ऐसा मतलब हम लोग की एकदम से आपस में लड़ाई, चाहे खाने को ना मिले, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया को फॉर एक दूसरे के आर्मी और ताकत रखनी पड़ेगी ही पड़ेगी, चाहे वो कितनी मीठी मीठी बात सामने हमारे महान पुरुष कर ले। नेतागिरी करना अलग चीज होती है, मोदी जी भी लाहौर गए, अटल जी भी गए, वो भी गले मिलने आए, ये दिखाने की बात अलग है, लेकिन अंदर ही अंदर ये दोनों चीजें, ठीक है। तो ये तो हुई पाकिस्तान प्रॉब्लम, जो कि टू नेशन थ्योरी से क्रिएट हुआ, जो कि इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान आज पेपर पे है, ठीक है। चलिए, ये तो एक प्रॉब्लम जो दिखता है सामने, लेकिन मैं आपको आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत क्रिटिकल चीज बता रहा हूँ, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात एकदम से मन में बसा लीजिए। तो देखिए, पाकिस्तान तो क्रिएट हुआ जो कि हुआ, इंडिया आज की भारत को काट के दो टुकड़े किए गए, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान एक बहुत ही दिखता हुआ प्रॉब्लम, विजिबल एक चीज है, एक श्योर, एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, वो एक श्योर प्रॉब्लम है, सामने की चीज है। लेकिन इंडिया क्या सिर्फ पाकिस्तान ही खतरा है, या अगर हम चीन को भी जोड़ ले, समझ लीजिए, क्योंकि चीन ने भी पाकिस्तान को वेपनाइज किया, एक ऐसे बच्चे की तरह जो इंडिया को हर समय उकसा सके या उसको ट्रबल दे सके, तो चीन ने पाकिस्तान को हर समय हेल्प किया, इसको मानना पड़ेगा, ठीक है। चीन की जो थिंकिंग है, ठीक है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो तो जैसे चीन और पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान हमारे लिए जो है ताकत या शक्ति के रूप में एक बहुत बड़ा डेंजर हर समय था, चीन भी हम मान लीजिए। लेकिन क्या सिर्फ चीन और पाकिस्तानी भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ये मैं आपको ये कहना चाहता हूँ। तो उसका जवाब ये है कि ताकत के नजरिए से आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एटॉमिक वेपन, टैंक्स, सबमरीन्स, रॉकेट्स, इस नजरिए से पाकिस्तान और चाइना हमारे लिए खतरा है। अगर चाइना पाकिस्तान को कुछ सप्लाई करता है, मॉनेटरी सप्लाई या वेपन सप्लाई, तो फिर हमारे लिए खतरा है। लेकिन इससे भी ज्यादा एक खतरा है, जो कि मैंने अपने यूपीएससी में या जब मैं पढ़ाई किया, मैंने उसको समझ पाया हूँ। देखिए, मैं इसकी शुरुआत होती है प्राइमरीली। देखिए, आज मैं फॉर एग्जांपल आपको इस वीडियो में
इस लैपटॉप में मैं वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोग के सामने पहुंचाता हूँ। तो आज हम चाहे मोबाइल यूज करें, चाहे बाइक यूज करें, चाहे लैपटॉप यूज करें, चाहे टेबल टेनिस यूज करें, चाहे क्रिकेट बैट यूज करें, चाहे हॉकी स्टिक यूज करें, चाहे हम बैडमिंटन यूज करें, चाहे हम फुटबॉल यूज करें, चाहे हम क्रिकेट बॉल यूज करें, कुछ भी हम यूज करें, सारी चीजों को हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो भारत में जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, चाहे पंजाबी हो, महाराष्ट्रियन हो, मराठी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, असमिया हो, बंगाली हो, ये सब घर तक तो आप ठीक है, लेकिन थोड़ी आप टेक्निकल एजुकेशन पढ़ते हैं, समझ लीजिए इंटर हाई स्कूल तक तो चलिए एक कॉमन एजुकेशन है, इंटरमीडिएट में भी एक है कि भाई एक इंसान सिर्फ पास होना चाहता है, एक इंसान आईआईटीएन बनना चाहता है। तो तब जो है अगर आप इस हायर लेवल पे थोड़ा जाएं, तो जैसे बीटेक पढ़ें, मोबाइल टेक्नोलॉजी, बाइक टेक्नोलॉजी, वॉशिंग मशीन टेक्नोलॉजी, सब में जो है आपका इंग्लिश का आना जरूरी है, टेक्निकल लैंग्वेज इंग्लिश है। अगर कोई आपको मॉडर्न टेक्निक सीखनी है, मॉडर्न सीखना है, तो आप किसी हर चीज को आप इंग्लिश में, जैसे डिजिटल लॉजिक है, या ऑटोमेशन है, या आपका मोबाइल टेक्नोलॉजी है, बाइक बाइक टेक्नोलॉजी है, तो इसके लिए हर बुक को हिंदी में, तो आप और हिंदी में कितने शब्द आप बदल पाएंगे, ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो इंग्लिश, अगर समझ लीजिए कोई सिर्फ सिविल सर्विस की पढ़ाई कर रहा है, और मैं आपको समझाता हूँ, तो शायद वो उसमें हिंदी इंग्लिश में भी करना तो पड़ेगा, क्योंकि जैसे सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, ये चीजों का एक बार में सबके अगर आप हिंदी वर्ड का ट्रांसलेट कर पाए तो बहुत ज्यादा आसान नहीं, क्योंकि ये सारे एक दूसरे यूरोप में, इन सब मोस्ट ऑफ देम का यूरोप में इन शब्दों का क्रिएशन हुआ, उत्पत्ति या बेसिक बिल्डिंग है इन शब्दों की। उस समाज का एक अलग सोचने का तरीका है, क्योंकि इतनी दूर है हमसे, यूरोप कहाँ है, इंडिया कहाँ है। लेकिन जब आप इंडिया में इन शब्दों को लेते हो तो इनका मिस इंटरप्रिटेशन होना बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी आदमी से सेकुलरिज्म का मतलब पूछिए, तो वो कहेंगे कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू क्रिश्चियन भाई भाई। लेकिन आपको मैं बताता हूँ, हंसेंगे आप, हिंदू मुस्लिम भाई भाई का सेकुलरिज्म से कोई मतलब ही नहीं है। सेकुलरिज्म का मतलब ये है, जो ये फ्रेंच और रशियन रेवोल्यूशन हुआ यूरोप में, तो सेकुलरिज्म एक ऐसा टर्म आया कि जो स्टेट है उसकी जो फंक्शनिंग है, स्टेट के चलने का जो पूरा जो रास्ता है, और जो स्टेट की फंक्शनेबिलिटी है, फंक्शनिंग है, और जो रिलीजियन है, उसके बीच में एक सेपरेशन होना चाहिए। इंग्लिश में स्टेट एंड रिलीजन मस्ट बी सेपरेटेड, इसको सेकुलरिज्म कहते हैं। ठीक है। तो और बहुत चीजें हैं जो कि इन शब्द को लिख के आईएएस बनना अलग चीज है, लेकिन इन शब्दों को इंडियन के इंडियनाइजेशन करना, इंडियन इंडियन थिंकिंग पे इसको मोड़ पे लाना, ये मैं मानता हूं असंभव है। बाय डिफॉल्ट बहुत चीजें हैं कि जो हमारे देश में सेकुलरिज्म पूरी तरह से नहीं, सर्वधर्म संभव हो सकता है कि सभी लोगों को, चाहे वो किसी मत के हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, सिख हो, पारसी हो, सबको जीने का अधिकार है, सब रह सकते हैं। लेकिन सेकुलरिज्म का मतलब है कि स्टेट और रिलीजियन के बीच में सेपरेशन है। मस्ट स्टेट एंड रिलीजियन कैन नॉट बी कनेक्टेड, दे हैव टू बी सेपरेट आइडेंटिटीज। तो ये जो है इसको सेकुलरिज्म कहा जाता है। तो ठीक है, तो मैं कहना चाहता हूँ जो, इसीलिए जो जैसे अब बाइक टेक्नोलॉजी है, ऑटोमेशन है, मोबाइल टेक्नोलॉजी, लैपटॉप टेक्नोलॉजी, इसमें हर किताब को, हर फॉरेन बुक को, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जो कि बड़े बड़े आईटी कंपनीज में, कॉग्निजेंट हो या विप्रो हो या कैपजेमिनी हो, उनकी चीजों को अब हिंदी में ट्रांसलेट करना यह संभव है। 10 तक या इंटरमीडिएट तक कुछ हद तक किया जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल, कुछ हद तक, ठीक है। और जो है सिविल सर्विस में भी, क्योंकि वो सिविल सर्विस एज सच, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, वो एज सच कोई टेक्निक मतलब उसमें बीकॉम, बीए और बीटेक तीनों का ही बराबर स्थान है। तो एज सच कोई टेक्निकली चीज नहीं है, मतलब कोई अगर टेक्निकल आदमी नहीं है, कोई अगर साइंस का आदमी नहीं है, तो भी वो इजिली सिविल सर्विस क्वालिफाई कर सकता है, क्योंकि उस इजिली मतलब उसका उससे कोई सीधा संबंध नहीं है सिविल सर्विस का और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का। तो ये है, तो इसीलिए जो है मैं आपको ये चीज समझाता हूँ। तो अभी तो मैंने आपसे कहा इंग्लिश भारत का एक बैकबोन है, इसलिए क्योंकि टेक्नोलॉजी का है, आज का एज है, ठीक है। और भारत टेकी का, अगर आप अमेरिका में जाइए तो इंडियन को टेकी कहा जाता है, क्योंकि इंडिया के आप देखिए छह छह बड़े कंपनीज के, चाहे पराग अग्रवाल हो, चाहे वो सुंदर जी हो, चाहे वो ये हो, छह छह कंपनीज के सीईओ अमेरिकन कंपनीज के इंडियन है। तो वो भी हमारे नॉलेज को कितना रेस्पेक्ट करते हैं आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो एक बात हुई, ठीक है। तो बात ये हुई कि अभी तक तो मैंने आपको एक कहानी सुनाई, ठीक है। तो लेकिन भारत पे क्या सबसे बड़ा खतरा है, ये अभी मैं आपसे मेरी बातचीत, तो पाकिस्तान को तो मैंने कहानी पूरी बता दी आपको, अभी पाकिस्तान अभी 2 मिनट के लिए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब इंडिया पाकिस्तान दो मुल्क क्रिएट हुए, पाकिस्तान दो तरफ, दो पाकिस्तान ब्रिटिशर्स काट के गए और एक इंडिया बना के गए ब्रिटिशर्स ने 1947 में करके गए, ठीक है। तो पाकिस्तान तो बन गया, तो जब जैसे पाकिस्तान बना, तो जैसे टू नेशंस के बल पे पाकिस्तान बन गया, तो एक तरह से मुस्लिम लीग का क्लेम इंडिया पे खत्म हो गया। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कश्मीर, क्योंकि कश्मीर मुस्लिम लीग कह रहा था ये हमारी है,
और इंडिया कह रहा था राजा महाराजा ने हमारा महाराजा हमारे साथ है। तो नेहरू जी ने यूएनओ को एक अंपायर बनाया कि ठीक है हम दोनों पार्टी में बहस है, आप तय कीजिए कौन है। इसी का यही यूएनओ का काम था कश्मीर में, ठीक है। ये तो चलिए मैं भूल जाता हूँ उसको, अभी मैं आता हूँ। लेकिन मैं जो चीज समझा रहा हूँ, खतरा जो मैं आपसे बता रहा हूँ कि इंडिया की अब पाकिस्तान को हटा दीजिए 2 मिनट के लिए, अब इंडिया पे आते हैं बात, जो कि 47 के बाद क्रिएट हुआ या जिसकी स्थापना हुई। अब जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे रूल किया, जैसे आज हम इंग्लिश बोलते हैं, फॉर सिंपल एग्जाम्पल, चाहे आप मानिए ना मानिए, मेरी बात सुनने में अच्छी ना लगे लोगों को, आप किसी कंपनी में जाके, फॉरेन कंपनी में, आईटी कंपनी में, किसी स्कूल कॉलेज में जाके इंग्लिश में 4 वर्ड बोल दीजिए, तो बाय डिफॉल्ट आप एजुकेटेड हैं, आप पढ़े लिखे आदमी हैं। इंग्लिश भारत में एक लैंग्वेज नहीं, वो भारत में एक क्लास है। ये तो एक पॉइंट हुआ जो कि मैं कह रहा हूँ। इससे भी इंपॉर्टेंट चीज है कि अब इंग्लिशाइजेशन भारत का हुआ। हर माँ बाप, चाहे वो रिक्शा चलाए, चाहे वो पान की दुकान लगाए, हर माँ बाप चाहता है मेरा बेटा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ ले, भूखा तो नहीं बने, कुछ तो कर लेगा, अंग्रेजी बोलना आना चाहिए। ये फीलिंग है भारत में, ठीक है। जितना मैंने देखा, मेरी बात से कोई डिस्प्यूट भी कर सकता है, लेकिन ये मेरी अपनी सोच है, अपनी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। माफ कीजिएगा अगर मैं किसी कोई थोड़ी ज्यादा बात कर रहा हूँ, लेकिन इसलिए, ठीक है। अब मैं जो बहुत ही निखुत, बहुत ही क्रिटिकल बात आपसे कहने जा रहा हूँ। तो जब इंग्लिशाइजेशन हुआ, तो ब्रिटिशर्स की जो भाषा थी, उनका जो भाषा और कल्चर का बहुत बड़ा मेल मिलाप है। जैसे इंग्लिश में मामा को भी अंकल कहते हैं, चाचा को भी अंकल कहते हैं, चाची को आंटी कहते हैं, बुआ को भी आंटी कहते हैं, मतलब ये आपको बताता हूँ। लेकिन इंडिया की भाषा में हर का डेफिनेशन है, मामा अलग है, चाचा अलग है, बुआ अलग है, मौसी अलग है, चाची अलग है, सब चीजों का डिफ्रेंशिएशन है इंडिया की जो भाषा है इसमें, ठीक है। तो इंग्लिशाइजेशन जब हुआ, तो क्योंकि भाषा में इंग्लिश का इतना प्रभाव है, वो एक अलग क्लास है, वो एक सिविलाइजेशन का एक तरीका है, वो एक इंडिया में जेंटलमैन मैन का ग्रुपिंग है, या जेंटलमैन का एक क्लासिफिकेशन है, या जेंटलमैन का एक समूह है, या जेंटलमैन का एक लॉबी है, इंग्लिश कह लीजिए, या एक ब्रैकेट है जेंटलमैन होने का। तो इसीलिए जो है हम में इंग्लिशाइजेशन आ गया। अब अंग्रेजों ने जब भारत को शुरू किया, भारत पे रूल करना, तो देखिए मैं आपको छोटा एग्जांपल देकर समझाता हूँ। आजादी के समय भारत में सिर्फ 40,000 गोरे थे, जो कि बड़े बड़े ये जिमखाने क्लब में बैठे तो बाहर लिखते थे इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, ठीक है। लेकिन ये तो अंग्रेज थे, लेकिन इससे भी एक बड़ी बात है कि भारत की पॉपुलेशन कुल मिला के 38, फिर सुनिए, 38 करोड़ थी। तो 40,000 38 करोड़ पे कभी रूल नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया जिसको कहते हैं डिवाइड एंड रूल। तो उन्होंने सबसे पहले तो उन्होंने 1872 में सर जॉन लिस्ले ने कहा, देयर विल बी नो इंडिया अंटिल देयर इज कास्ट, और देयर विल बी नो इंडिया विल बी देयर टिल देयर कास्ट, टिल देयर इज कास्ट। और कास्ट के, मैं ये नहीं कह रहा कास्टिज्म भारत में बिल्कुल नहीं है, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इसको ये किया, जो सारे जो कमिश्नरेट होते हैं, सब सारे जो कलेक्ट्रेट होते हैं, उसमें सबको अपने नाम के बगल में ब्राह्मण, कायस्थ, क्षत्रिय, बनिया, ये सब लिखना ब्रिटिशर्स ने इसको 1872 में शुरू किया। और आपको मैं बताता हूँ, 1931 तक जो सेंसस हुआ इंडिया में, 1921 तक वो कास्ट बेस्ड सेंसन होता था। जैसे आज का सेंसस होता है, उसमें बताया जाता है क्रिश्चियन इतने, हिंदू इतने हैं, सिख इतने हैं, मुसलमान इतने हैं, पारसी इतने हैं, ये होता है ना आज का। लेकिन ब्रिटिशर्स के समय कास्ट के आधार पर सेंसस होता था, कि जैसे यूपी में राजपूत कितनी परसेंट है, ब्राह्मण कितने परसेंट है, ब्रिटिशर्स में। लेकिन इंडिया में ये कास्ट बेस्ड सेंसस सब खत्म हो चुका है, ये आपको मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन ये एक इशू है, ठीक है। लेकिन ये ब्रिटिशर्स ने क्रिएट किया। फिर ये भी जब कम पड़ा, तो उन्होंने क्रिएट किया कि इंडियनिक रिलीजन, उन्होंने कहा सिखिज्म, जैनिज्म, बौद्धिज्म, और ये सब जो है इंडियनिक रिलीजन है, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी बाहर के हैं, ठीक है। तो उन्होंने इस बात को क्रिएट किया। उन्होंने जो है 1999 में वो सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट लिया है। उन्होंने बंगाल का पार्टीशन किया, जो आज के बांग्लादेश करीब करीब है, आप देख सकते हैं, वो ईस्टर्न साइड में है। उन्होंने एक को मुस्लिम मेजोरिटी किया, एक को हिंदू मेजोरिटी किया, लॉर्ड कर्जन ने किया, जिसको बंग भंग कहते हैं। फिर उन्होंने जो है धर्म के नाम पर, जिसका बहुत बड़ा हुआ, सेपरेट इलेक्टोरेट हुआ, मुस्लिम लीग को बढ़ावा मिला। मैं आपको समझा रहा हूँ। फिर जब ये भी नहीं कम पड़ा, तो उन्होंने तब कहा कि भारत, अंग्रेजों, गांधी जी की जब टीम पहुंची लंदन में, तो गांधी जी को उन्होंने कहा कि ये तो इंडिया का जो आइडिया है वो एज एज मूर्खपूर्ण है, जैसे कि इक्वेटर का। द आइडिया ऑफ इंडिया इज एज फुलिश एज द आइडिया ऑफ इक्वेटर। जैसे इक्वेटर में सब लोग अलग हैं, उनका क्या मेल मिला, लेकिन उनका कोई एक झंडा नहीं हो सकता कि इक्वेटर का झंडा हो सकता है। तो इंडिया में एक पंजाबी है, एक कश्मीरी है, एक पंजाबी है, एक तमिल है, एक काश्मीरी है, एक बंगाली है, एक महाराष्ट्रियन है, एक असमिया है, तो इनमें कोई समानता नहीं, भाषा अलग है, खान पान अलग है, सब अलग है। तो ये कभी एक देश नहीं बन सकते।
ये ब्रिटिशर्स ने हर समय किया। तो जब ये तो उन्होंने एक स्टेट कॉन्सेप्ट या जिसको हम कहते हैं कि राज्य का जो हमारा जो डिफरेंट नेशनैलिटी है या डिफरेंट सब ग्रुपिंग है, इसको उन्होंने इस चीज को बहुत ही उन्होंने यूज किया भारत को तोड़ तोड़ के रखने के लिए। और जब भारत बना इंडिपेंडेंट तो अधिकारी डॉक्टर मिस्टर अधिकारी थे, कम्युनिस्ट पार्टी में डिवीजन, एक मार्क्सिस्ट है, एक सिर्फ सीपीआई है। मैं आपको समझाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक अपनी डॉक्ट्रिन लिखी, इसको अधिकारी अधिकारी रिपोर्ट कहते हैं। उसमें उन्होंने कहा कि भारत जो है वो कुल मिला के, अगर मैं, ये मेरी फाइंडिंग्स है, आप इसको नेट पे चेक कर सकते हैं, भारत जो कुल मिला 25 से ऊपर सब स्टेट्स का कॉम्बिनेशन है सर। 28 था, 28 या 25 प्लस। तो अधिकारी डॉक्ट्रिन कहते हैं उसको, वो कहते हैं भारत कभी एक मुल्क नहीं है, 25 प्लस जो है सब स्टेट का कॉम्बिनेशन है। तो इसीलिए जो है भारत कभी एक देश नहीं है। ये चीज जो है ये कही गई, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो मैं कह रहा हूँ ये हुआ, ठीक है। तो जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि पाकिस्तान वो तो एक डिफाइंड खतरा है कि भाई आर्मी है, उसके पास एटॉमिक वेपन है, जहाज है, पनडुब्बी है, सबमरीन्स है, रॉकेट्स हैं। तो ये दिखता है साफ साफ। और जितना पाकिस्तान के पास वेपन आता है, इंडिया के पास भी, चाहे खाने को ना मिले दोनों देशों के पास, लेकिन हथियार रखने जरूरी है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान है। आप ये नामी सब कुछ डिफाइन कर देता है मेरे हिसाब से, ठीक है, इंडो पाक, ठीक है। लेकिन ये तो चलिए एक इसका तरीका हुआ जिसको कि हम अभी 2 मिनट के लिए वो करते, लेकिन इस ये तो एक तरीका। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, मैं जब आर्मी के बहुत कई लोगों से मेरी बातचीत हुई, तो वो कहते कि देखिए 47 में इंडिया इतना ज्यादा, हमारी 25 लाख 25 लाख की हमारी आर्मी थी, इसने वर्ल्ड वॉर लड़ा था। लेकिन उस समय इंडिया का जो डिफेंस था वो स्ट्रांग था। लेकिन जैसे जैसे इंडिया बढ़ा, जब स्पेशली 74 में जब इंदिरा जी ने एटॉमिक एक्सप्लोशन करा, अब तो इंडिया एटॉमिक कंट्री है। और ये तो बाहरी खतरा का डर तो है, लेकिन एटॉमिक कंट्री, इतनी बड़ी फौज है, तो वो जो खतरा है, वो खतरा जो है। लेकिन लोग अभी भी जो बहुत एक्सपर्ट है उसको, वो उस खतरे से भी बड़ा एक खतरा वो और मानते हैं। मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान सुनिएगा। जो आज का यूएसएसआर है, जो सोवियत यूनियन कहते हैं, आपको पता नहीं होगा, सेकंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर टॉप पे था। इंग्लैंड को, चर्चिल की हालत खराब कर दी थी हिटलर ने, जब नेताजी गए थे हिटलर से मिलने कि हमें आप हेल्प कीजिए आजाद कराने के लिए हमारे देश को। तो कहते हैं कि वो था, रशिया था, जिसने हिटलर को मारते मारते पूरी सेकंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी को हरा दिया। वरना जर्मनी, एक समय कहते हैं कि जापान और जर्मनी ने पूरे यूके को, लंदन को, पूरे जो यूनाइटेड किंगडम है उसको हिला कर रख दिया था। लेकिन हिटलर ने, जब रूस आया तो रूस ने जो रोल प्ले किया, और हिटलर ने जर्मनी को कहते हैं तबाह करके रख दिया। और वर्ल्ड वॉर में जो एक्सिस पावर और एलाइड पावर जीत गई, ठीक है, जिसमें यूएसए भी था, ठीक है। और यही यूएसएसआर था जिसने कि नेताजी की जो गवर्नमेंट थी उसको रिकॉग्निशन दिया था, ठीक है। हाँ। लेकिन क्योंकि और आपको पता, दुनिया दो भाग में बटी थी, कैपिटलिज्म और एक कम्युनिज्म। कम्युनिस्ट, एक साम्यवाद और एक साम्राज्यवाद। जैसे आज जो बड़ी बड़ी कंपनीज है इंडिया में, जैसे विप्रो है, टेक महिंद्रा है, या ये सब एक क्लासिकल एग्जाम्पल है, अगर मैं कहूँ, एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। भाई एक आप ये जैसे छोड़िए उसको, आईपीएल को देख लीजिए। आईपीएल की सारी टीमें जो है, जैसे आपका लखनऊ का टीम है, या कलकत्ता की टीम है, या अहमदाबाद की टीम बन रही है, मुंबई की टीम है। अब इसमें क्या, इसमें कई प्राइवेट प्लेयर्स ने एक टीम खरीदी, समझ लीजिए 4 प्राइवेट कंपनी में टीम उन्होंने इन्वेस्ट किया। अब वो जानते हैं कि उन्होंने जब इन्वेस्ट किया, तब वो जानते हैं कि वो उसके प्लेयर जब परफॉर्म करेंगे तो लोग मैच देखेंगे। जब लोग मैच देंगे तो ये इतना बिकेगा, ये हमारा प्रोडक्ट, हमारा जो ये आईपीएल है, तो उससे हमको रिटर्न में हमको मिलेगा। लेकिन उसमें क्या है, उसमें फिर आपको एज अ प्लेयर परफॉर्म करना पड़ेगा। आप अपने रसूख से या अपने नाम से या हम कुछ करेंगे नहीं, इस मेंटल फ्रेम से आप नहीं जा सकते। जैसे आईपीएल में, जैसे क्रिकेट टीम में पॉलिटिकली बहुत प्लेयर को लिया जाता है, अब तो नहीं होता, पहले जमाने में भाई हर क्षेत्र को हमको जो है सेटिस्फाई करना है, तो कोई अच्छा ना करे तब भी इधर इस एरिया से एक प्लेयर ले लो, अगर ऐसा है, क्योंकि वो नेशनल टीम थी। लेकिन आईपीएल में अब कोई कंपनी, समझ लीजिए यूएसए की एक कोलैबोरेटेड कंपनी है, कोई कंपनी जर्मनी की कोलैबोरेटेड है, कोई अमेरिका की है, कोई चाइना की है, कोई जापान की। उन्हें क्या मतलब इंडिया की पॉलिटिक्स से, उन्हें रिजल्ट चाहिए, उन्हें प्लेयर चाहिए। तो वहां परफॉर्म और पेरिश की बात है। तो ये है आपका कैपिटलिज्म का वो। कम्युनिज्म का मतलब क्या है, या सोशलिज्म, जिसको यह कहा जाता है कि हमने जो वर्ड सेकुलर सोशल ऐड किया, श्रीमती गांधी ने, वो रशिया का उसका एक बहुत बड़ा रशिया का एक रोल था उसमें। क्योंकि आपको पता है 71 में रशिया ने सीधा इंडिया को के ऊपर हाथ रखा, या इंडिया को सीधा हेल्प किया रशिया ने। तो इसीलिए ये दोनों एक मानसिकता का प्रतीक था। तो उसमें क्या कि हर चीज में गवर्नमेंट घुसेगी, वेलफेयर स्कीम होगा, वो एक सीधा प्रॉफिट और लॉस के आधार पे नहीं होगा।
जैसे हमारे देश में जब गवर्नमेंट सर्विस में किसी की डेथ होती है उसके लड़के को नौकरी दी जाती है कंपनसेशनरी ग्राउंड पे, रिजर्वेशन दिया जाता है ताकि एक समाज को उठा सके। ठीक है, जब भी कोई कुछ हो तो किसी कम्युनिटी को हेल्प किया जाता है, पैसा दिया जाता है, तो ये चीज गवर्नमेंट कर सकती है जो कि वेलफेयर बेस्ड है, प्लस और फैक्टर्स है। लेकिन जो प्राइवेट जो आपका जो कैपिटलिस्ट माइंडसेट है वो सिर्फ गेन और लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस एंड प्रॉफिट पे वर्क करता है। वो किसी सोशल सोशल जस्टिस के लिए या सोशल सोशल गुडनेस के लिए वो काम नहीं करता, सोशल गुडनेस के लिए वो काम नहीं करता। ये है फर्क कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट का। ठीक है, तो ये है, तो इसीलिए जो सारे गवर्नमेंट के अंडर सारी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक सोशल वेलफेयर या सोशलिज्म का एक छाप है। लेकिन अगर जो प्राइवेट कंपनीज है, स्पेशली फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में इतना है, आप चाहे फाइनेंसिंग देखिए, चाहे आईटी कंपनीज देखिए, चाहे आप मोबाइल टेक्नोलॉजी देखिए, चाहे बाइक टेक्नोलॉजी देखिए, सब में फॉरेन इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, तो वो काम करता है सीधा आपका जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पे काम करता है। ठीक है, तो वर्ल्ड दो गुट में बटी थी। तो जब ये चीजें हुई तो इंडिया ने रशिया का साथ लिया, पाकिस्तान जैसे शुरू से ही अमेरिका का एलाय बना था उसमें। तो रशिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी पावर थी, उसने जर्मनी को ठोक दिया था, मतलब बुरी तरह से हालत कर दी। वर्ल्ड वॉर में जो इंग्लैंड जीती थी इंग्लैंड की साइड, तो उसमें रशिया का बहुत बड़ा रोल था, ये माना जाता है। ठीक है, रशिया का। ठीक है, लेकिन एक दिन 1989 में रशिया टूट गया। 15, मैं अगर गलत हूँ, 15 देशों, 15 टुकड़े टुकड़े हो गए उसके। और क्या कहें, कजाकिस्तान, और आप देखिए जिसको यहाँ तक कि मैं आपको छोटा एक बात कहना चाहता हूँ। जब 65 ओवर हुआ, शास्त्री जी जब गए थे ताशकंद सिंह समझौता कर, आयूब खान और हमारे महान नेता के बीच में हुआ था, तो शास्त्री जी गए तो उसको ताशकंद कहते थे, ताशकंद समझौता कहते, ताशकंद एग्रीमेंट। वो ताशकंद था, ताशकंद था, वो रशिया में ही था उस समय। रशिया का ही वो सिटी था। जो आज रशिया टूट गया, जब से सोवियत यूनियन जब टूट गया, एक बिना कहते हैं कि किसी बाहरी दुश्मन ने उस पर हमला नहीं किया, अंदर से सोवियत यूनियन ब्रेक हो गया। वर्ल्ड की इतनी बड़ी ताकत जिसने कि अमेरिका को, जिसने कि जर्मनी को अलग कर दिया, वो जो है अपने से टूट गया। जिस ताशकंद में शास्त्री जी गए तो आज रशिया का हिस्सा ही नहीं है। और जो कि कहते हैं कि पैसे अटलांटिक ओशन से पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर से इतना बड़ा रशिया था, वो टूट गया। मॉस्को उसका कैपिटल है। आज भी रशिया ताकत में बहुत आगे, लेकिन वो टूट गया। तो ये तो जो खतरा रशिया के साथ हुआ, वो खतरा इंडिया के साथ होने का भी बहुत चिंतित है रहते हैं लोग। आपको समझाता हूँ कैसे। अगर आप चाइना से आप कंपेयर करें, चाइना का एक्सटर्नल एक थ्रेट है, ठीक है, और इंटरनल उसकी, क्योंकि इतना बड़ा देश है, इंडिया से बड़ी उसकी जनसंख्या है। ठीक है, तो चाइना की जो सिक्योरिटी का जो जो उसका मनी है, वो इंटरनल इश्यूज के लिए ज्यादा है। इंटरनल थ्रेट के लिए पाकिस्तान का बजट ज्यादा है बनस्पत की एक्सटर्नल थ्रेट के लिए उसे पता है कि बाहरी ताकत उसे इतना खतरा नहीं कर सकती जितने कि अंदर के उसके लोग हैं जो उसको तोड़ तोड़ सकते हैं। तो चाइना का इंटरनल थ्रेट बहुत ज्यादा है बनस्पत की एज कंपेयर टू बाहरी थ्रेट। जैसे कि रशिया के साथ हुआ यूएसएसआर, सोवियत यूनियन कहते थे जिसको, जिसको सोवियत यूनियन कहते थे, उसने वो जैसे टूट गया जब वो जब उसके टुकड़े हो गए। आपने देखा होगा पूरे सोवियत यूनियन का जो मैप आप देखते हैं, वो इतना बड़ा देश था, वो टूट गया। टूट गया, यहाँ तक कि मुझे याद है जब शास्त्री जी थे, निक्सन और किसिंजर, ये दोनों थे बहुत बड़े। निक्सन थे यूएसए के और किसिंजर थे सोवियत यूनियन के। इन्होंने ही शास्त्री जी से कहा था कि पाकिस्तान से बीच का रास्ता निकाल लीजिए। तो हम आपको जो जान के हैरानी होगी, हमने 2 पीओके के उस पार 2 जगह पे कब्जा कर लिया था, हाजीपुर और तिथवाल। लेकिन शास्त्री जी से कहा था कि हम वादा करते हैं आपको कि पाकिस्तान को हम रोकेंगे अगर उसने कभी भी कश्मीर पे जो है कश्मीर को कुछ करना चाहा, लेकिन आप तिथवाल और हाजीपुर दे दीजिए, लाइन ऑफ कंट्रोल को वैसे ही मेंटेन करना। शास्त्री जी को मजबूरी में देना पड़ा, लेकिन अयूब खान ने लिख के दिया कि वी विल नेवर रिजॉर्ट टू आर्म्स, वी विल नेवर वी विल नॉट यूज आर्म्स इन डीलिंग विथ इंडिया ऑन कश्मीर। ये अयूब खान ने लिख के दिया, तब जाके ये चीज हुई। चलिए, लेकिन अब जो मैं कह रहा हूं आपसे, सोवियत यूनियन का जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अंदर से टूट, इतनी महान शक्ति जिसने जिसने जर्मनी को, हिटलर को नाको चने चबवा दिए। अमेरिका के लिए जो खतरा था इतने साल तक, अमेरिका का सबसे बड़ा ताकत वो था उसमें। हिटलर को जिसने झुका दिया, अमेरिका को जिसने चैलेंज किया इतनी इतनी बुरी तरह से, वो सोवियत यूनियन अपने में टूट गया। 12 उसके छोटे छोटे 12 साइड, मतलब उसके छोटे छोटे 12 या उससे भी ज्यादा शायद, मैं मेरा अगर अंदाजा 15 छोटे छोटे सब एरिया उससे अलग हो गए। तो अब मैं जो कहना चाहता हूँ, ये चीज इंडिया में होने का भी बहुत खतरा है। क्यों?
जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका क्या था, देखिए कश्मीर का तो एक समझ में आता है, वो एक उसका एक डिस्प्यूटेड नेचर, अगर डिस्प्यूटेड नेचर ना बोलूं, उस डिस्प्यूट जो है, क्योंकि नेहरू जी जब गए तो ये, लेकिन पंजाब तो कभी डिस्प्यूटेड नहीं था, वो तो पार्टीशन के बाद ही बना था, इतनी बड़ी खून की होली हुई थी, या खून की पूरी जो है कह लीजिए 30 लाख लोग मरे, 1.5 करोड़ लोग बेघर हो गए। लेकिन इंदिरा जी के समय, जब इंदिरा जी हमारी प्रधानमंत्री थी 80 के, पंजाब में क्या हुआ, वहां पर हॉकी के सुपरस्टार्स, पुलिस के बड़े बड़े जो कमिश्नर थे और बड़े थे, वो गोल्डन टेम्पल में गोली मार दी गई। पंजाब में इस तरह का हुआ, जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, पूरी फौज गई और उस स्वर्ण जो गोल्डन टेम्पल है, इसको हरमंदर साहब कहते हैं, उस पर पूरी तरह से हथियार से उसको बांध दिया गया। और जब इंदिरा गांधी को सुंदर जी ने फोन किया रात को कि हम क्या कुछ हथियार यूज कर सकते हैं, इंदिरा गांधी टैंक का परमिशन दिया, टैंक चला गया, तो उसी का जो दुख पहुंचा सिख कम्युनिटी को, उसके लिए बॉडीगार्ड ने इंदिरा गांधी पे गोली चला दी। और उसके बाद दिल्ली में क्या हुआ हम सबको पता है। ये एक, और फिर 90s तक, यहाँ तक कि 95 में जो बेअंत सिंह साहब थे, जो पंजाब के इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर थे, उनको बम से उड़ा दिया गया चंडीगढ़ में। और जब ये हुआ, बेअंत सिंह साहब को जब उड़ा दिया गया चंडीगढ़ में बम से, तो फिर केपीएस गिल साहब, कंवरपाल सिंह गिल आईपीएस ऑफिसर, तो उन्होंने पंजाब को सुधारने की बहुत कोशिश की और पंजाब के आतंकवाद को करीब करीब खत्म कर दिया। अभी बाहरी ताकतें हैं जो कनाडा से आती है, लेकिन पंजाब में चिंता तो है, लेकिन उस तरह का आतंकवाद नहीं है जो कि उस युग में था जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। तो 85 में केपीएस गिल साहब के समय और 87 में भी ऑपरेशन हुआ था स्वर्ण मंदिर के उस एरिया में, ठीक है। तो ये थी, हाँ। लेकिन मैं आपको इससे भी एक बड़ा खतरा बताने जा रहा हूँ जो अब है। अब वो खतरा क्या है कि जैसे कि अंग्रेजों ने जिन्ना साहब को प्रॉप किया, सर सैयद अहमद को प्रॉप किया, वैसे ही 1931 में अंग्रेजों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लंदन में ग्राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बुलाया फॉर सेपरेट डिप्रेस्ड क्लासेस। तो गांधी जी को बहुत खतरा हुआ कि हिंदू सोसाइटी टूट जाएगी, पहले ही हिंदू मुस्लिम अलग हो चुके थे, लेकिन हिंदू सोसाइटी टूट जाएगी, ये चिंता गांधी जी को बहुत ज्यादा खतरा दे रही थी, या बहुत ज्यादा गांधी जी उसके लिए परेशान थे। तो तब जो है गांधी जी ने पुणे में जो है अनशन किया। 32 में आके अंबेडकर और गांधी जी ने एक साइन किया, एक एग्रीमेंट, कि भारत हिंदू समाज को तोड़ा ना जाए, और जो भी हिंदू समाज गेन करेगा उसका एक हिस्सा एज अ रिजर्वेशन हम दलित समाज को देंगे, एज अ रिजर्व रखेंगे, चाहे वो सीट्स हो चाहे वो कुछ भी हो। ये 32 में इसको पूना पैक्ट कहते हैं, जो कि गांधी जी में और भीमराव अंबेडकर साहब में हुआ। ये तो चलिए पूना पैक्ट हो गया जो मैं बता रहा हूँ। फिर आपको एग्जाम्पल दें, ये तो राज्यसभा टीवी में भी है, जब 47 में कॉन्स्टिट्यूशन बना, जिसके कि सबसे बड़े हेड थे भीमराव अंबेडकर, या आर्किटेक्ट थे, तो जो है उन्होंने कहा कि दलित समाज की जो स्टेटस, इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस बहुत बहुत पिछड़ी हुई है। तो उन्होंने तब रिजर्वेशन की जो है उसका 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 रखा उसमें। आज भी आप पढ़ लीजिए, जो इतना मैंने पढ़ा है, मेरी जितनी स्टडी है, कि इकोनॉमिकली एंड सोशली एंड हिस्टोरिकली जो बैकवर्ड ग्रुप्स हैं उसके लिए रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट रखा गया, ठीक है। तो इसके लिए इस समय सरदार पटेल जो कि होम मिनिस्टर थे, वो अम्बेडकर जी के पास, उन्होंने कहा कि ये तो एक पेंडोरा बॉक्स है, कल कोई भी, कल क्रिश्चियन भी कह सकते हैं, मुस्लिम भी कह सकते हैं, पारसी भी कह सकते हैं कि हम कमजोर है, हमें दीजिए, तब क्या। तो तब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा कि हमको फिर आप ग्रुप से, इस जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से ही हटा दीजिए। तो पटेल ने तब जाकर कहा ठीक है, तुम्हें जो इच्छा तुम करो, अब तुम इतने पढ़े लिखे हो, तुम्हारी बात सही है। थर्ड, आपको शायद नहीं पता, जैसे हर आदमी, हर नेता का एक कॉन्स्टिट्यूंसी, जैसे मोदी जी वडोदरा से चुन के आते थे, अटल जी लखनऊ से चुन के आते थे, इंदिरा गांधी फूलपुर और रायबरेली से चुन के आती थी। हर नेता का अपना एक कॉन्स्टिट्यूंसी होती है इलेक्शन के लिए। तो उसी प्रकार से जो है जो भीमराव अंबेडकर ने 46 का इलेक्शन लड़ा था आजादी के लिए, वो आज के बॉम्बे से नहीं लड़ा था, वो आज के ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश से लड़ा था, आज का जो उस समय ईस्ट पाकिस्तान है, और वो जीत के आए थे। लेकिन जैसे ही ईस्ट पाकिस्तान इंडिया की बॉडी से अलग हो गया, तब नेहरू जी की कांग्रेस ने उन्हें कहा कि अब तो आप इस हाउस में आ ही नहीं सकते भाई, किसी को भी दिल्ली के पार्लियामेंट में पहुंचने के लिए इलेक्ट होकर आना पड़ेगा। लेकिन जहां से भीमराव अंबेडकर इलेक्ट हुए थे, वो तो आज पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं, इंडिया का हिस्सा ही नहीं है। तो तब ब्रिटिशर्स, क्योंकि आपको पता है माउंट बेटन भारत के गवर्नर जनरल थे और ब्रिटिश आर्मी चीफ भी थे इंडिया के, तो ब्रिटिशर्स ने ये पुश किया कि नहीं, ये दलितों के बहुत बड़े लीडर, तो इनको किसी तरीके से लेना ही है। तब नेहरू जी की जो लॉ मिनिस्टर भीमराव अंबेडकर बने। तो इसका मतलब क्या है कि आरक्षण के मुद्दे पर, जिसको रिजर्वेशन कहते हैं, उसके मुद्दे पर जो है तीनों सबसे बड़ा लीडर, जो नेताजी तो 45 के बाद थे नहीं एग्जिस्टेंस में, लेकिन गांधी जी, नेहरू जी और पटेल, इनके मत अंबेडकर से अलग हैं। और छोटा एग्जांपल और देता हूं कि जब
अंबेडकर से बीबीसी ने पूछा, डू यू से दैट महात्मा गांधी इज ग्रेट महात्मा, तो उसको, नो आई डोंट थिंक हिम एज अ महात्मा, ही इज, इट इज हिज आउटर आउटर पिक्चर और आउटर इमेज, ही इज नॉट एनी महात्मा फॉर मी। तो ये बहुत ही हार्ड स्टेटमेंट है एक ऐसे बड़े नेता से। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ब्रिटिशर्स ने इसको क्रिएट किया, अम्बेडकर जी को जैसे मैंने आपको बुलाया, लंदन में उन्हें बुलाया, उसके पहले उन्होंने 1872 में सर जॉन लिस्ले ने जो कास्टिज्म क्रिएट की भारत में, कास्ट या जो है कास्ट सबको नाम लिखना शुरू करना पड़ा, ठीक है। फिर ब्रिटिशर्स ने जो 31 का जो सेंसस हुआ था उसमें राजपूतों की अलग पॉपुलेशन थी, ब्राह्मणों की अलग पॉपुलेशन थी, आज जो हिंदू समाज में कहा आता है, ठीक है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो इसी तरीके से इंडिया इसी तरीके से हुआ, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने जब अंबेडकर जी को सपोर्ट किया, डिप्रेस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्हें डिप्रेस्ड क्लास का सबसे बड़ा नेता करके बुलाया, तो इससे श्योर है कि ब्रिटिशर्स जो है भारत के हिंदू समाज को भी दलित और नॉन दलित में तोड़ना चाहते थे। इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और ये बात भी सही है कि नेहरू जी अगर प्राइम मिनिस्टर बने तो पटेल जी को सुपरसीड करके, तो उसमें ब्रिटिशर्स का ही हाथ था। उन्होंने गांधी जी को कहा कि गांधी जी को फोर्स किया इस बात के लिए, क्योंकि आपको पता है पटेल जी को 14 में से 11 से ऊपर वोट मिले थे, बहुत बड़ी ये जीत थी पटेल जी के लिए, लेकिन उन्हें होम मिनिस्टर बनाया गया, ये था। तो इसमें जो है ब्रिटिशर्स का पूरा हाथ था इस भारत को ये करने में, ठीक है। यहाँ तक कि पहला गवर्नर जनरल माउंटबेटन को बनाना, ये तो भाई जिसने बनाया वही जाने, मैं कोई अपशब्द नहीं कहूंगा इसके बारे में, या कोई गलत शब्द नहीं बोलना या अपशब्द ना बोलना मेरी नैतिकता है, मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है। ये मेरी नैतिकता है कि मैं कोई अपशब्द ना बोलूँ इसको, ठीक है। तो ये एक चीज है, ठीक है। अब जो मैं कह रहा हूं कि अम्बेडकर जी ने उस 47 में 22% रिजर्वेशन दिया, और यहां तक कि सबसे बड़ा एग्जांपल है, जो सबसे बड़ी भारत में इंप्लॉयमेंट है, रेलवे सबसे बड़ा है या आर्मी में 13 लाख सोल्जर्स सिर्फ हमारे हैं, ये आर्मी का पूरा हमारा है। सबसे बड़ा जो ग्रुप ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स कह लीजिए, या वो आर्मी है। अब उस आर्मी में आप बताइए रिजर्वेशन का आपको कोई कभी नामो निशान नहीं दिखेगा। लेकिन जो सिविल सर्विस है, जैसे सिविलियन जो जॉब है, बैंक के जॉब हुए, रेलवे के जॉब हुए, आईएएस इसमें इसमें रिजर्वेशन है। तो अम्बेडकर जी ने 22% रिजर्वेशन दिया आजादी के समय 47 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो लेकिन अब उसके बाद जो है एक मंडल कमीशन बनाया गया भारत के सब ग्रुप को। अब मैं आपको समझाता हूँ, इस बात को ध्यान सुनिएगा। 90s की ये बात है। 90s में जो अपर कास्ट, जिसको जनरल कास्ट कहते हैं, वो 24% थे, ठीक। मुस्लिम पॉपुलेशन 12% थी, 24% दलित थे, जिसको शेड्यूल्ड कास्ट की कैटेगरी में कहा जाता है, और ये तीनों मिला के होता है करीब 60%। तो करीब करीब 40% ऐसे थे जो कि दलित में ना आते थे, और जो कि ब्राह्मण और ये क्षत्रिय कायस्थ अपर कास्ट में भी नहीं आते थे, जनरल कास्ट में नहीं आते थे, दलित। इसको कहा गया अदर बैकवर्ड क्लासेस। जैसे दूध बेचने वाले का जो काम करते हैं, जो पान बेचने का काम करते हैं, जो लोहा पीटने का काम करते हैं, ये सारे आएंगे, ये दलित में भी नहीं आते, ना कि ये सवर्ण में आते हैं, जिसको कि हम जनरल कास्ट कहते हैं, ये है। तो और मुसलमान तो चलिए क्रिश्चियन 1% है या 1.5% ही है। तो ये टोटल भारत का जो टोटल एक तरीका बना, ठीक है। तो जब अदर बैकवर्ड क्लासेस हुआ, तो फिर उसमें मंडल कमीशन उसने रिकमेंड किया कि अदर बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करके जो सिविलियन हमारा जो पूरा सिस्टम है उसमें उनको भी रिजर्वेशन देना अनिवार्य है, क्योंकि ये भी पीछे है। ये चाहे डिफाइंड वे में ये जो है दलित नहीं है, लेकिन जो अपर कास्ट है, ब्राह्मण्स की या जो जो कायस्थ है, या जो क्षत्रिय है, ये जो बनिया कम्युनिटी, इनका इतना ज्यादा पब्लिक गवर्नमेंट सर्विस में इतना ज्यादा इनका स्थान है कि इनके जो मोनोपोली को हमको डिक्रीज करना पड़ेगा। तो इसीलिए लेकिन ये बात मैं कहता हूं कि श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के टाइम पे उन्होंने इस मंडल कमीशन को, वो उनको भी पता था, लेकिन उन्होंने इस मंडल कमीशन को सीधे तौर पे इम्प्लीमेंट नहीं किया। देखिए, जब आप नेता बनते हैं तो आपको मीठी बातें करनी पड़ती हैं। हम सबको प्यार करते हैं, हम सबका अच्छा चाहते हैं, हम सबका साथ सबका विश्वास, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये चीजें बोलने पड़ते हैं आपको नेता बनने के लिए। ये चीजें नेता बनने के लिए मैंडेटरी है, लेकिन रियलिटी में क्या है, वो ऑन 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 हिस्ट्री है, ऑन पेपर है। तो इंदिरा गांधी जी ने 84 तक और राजीव गांधी जी ने 89 तक मंडल कमीशन को कभी इंप्लीमेंट नहीं किया अपने से। जब राजीव गांधी बोफोर्स के चक्कर में हार गए इलेक्शन के चक्कर में, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने, आपको पता होगा। तो पहली बार उन्होंने मंडल कमीशन का रिपोर्ट पार्लियामेंट में ओपन कराया। और 90 और 91 का वो दौर था जब ये हुआ कि 22% जो अर्लियर रिजर्वेशन है, जो कि भीमराव अंबेडकर के समय था, उसमें और 27% जुड़ेगा, जो कि
ओबीसी के लिए होगा, नॉन क्रीमी लेयर के लिए। क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर को मैं अभी बताऊंगा 2 मिनट में। तो टोटल 49% रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट बीच में है कि नहीं, 50% से ऊपर रिजर्वेशन किसी केस में नहीं हो सकता। तो क्रीमी का मतलब होता है जो कि जिसके की माता पिता पहले ही बड़ी पोस्ट पे थे, और नॉन क्रीमी का मतलब होता है जो कि पहले से गरीब था। ठीक है, तो इसीलिए जब मंडल कमीशन को ऐड किया गया तो उस 22% में 27% और जुड़ा, और 49% रिजर्वेशन सिविलियन जॉब्स में भारत के डिक्लेयर हो गया। ठीक है, आर्मी से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सिविलियन जॉब, जैसे बैंक का जॉब हुआ, जैसे रेलवे का जॉब हुआ, जैसे सिविल सर्विस का जॉब, सारे गवर्नमेंट जॉब है, उसमें 49% रिजर्वेशन बाई लॉ, बाई कानून भारत में उसको छाप लगा दिया गया। तो भारत का ये स्ट्रक्चर बना। तो अब इससे क्या हुआ, आपको उस समय मिस्टर गोस्वामी थे, दिल्ली के स्टूडेंट थे, बड़े बड़े स्टूडेंट थे, गुप्ता, याद नहीं, तो मिस्टर गोस्वामी का केस है, उसने पूरे अपने आप को आग लगा दी। और ऐसे बहुत लोग मरे जब उस 90s का वो समय था, जब ये मंडल कमीशन को इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, पहले ही एक जो जनरल कास्ट में पहले ही एक ये था कि 22% रिजर्वेशन है, लेकिन जब ये 49% और 22+27 हुआ, तब एकदम से जो एक कास्ट वॉर कह लीजिए इंडिया में, या उसकी वॉर तो नहीं, उसकी सोच कि भाई कोई इंसान अपने अपने एफर्ट से क्या पा पाएगा, उसमें इस तरह का डेंट लगाना। जैसे एग्जांपल, सचिन तेंदुलकर का जब ऑस्ट्रेलिया से मैच होता है, तो ऑस्ट्रेलिया में रिकी पॉन्टिंग भी 100 स्कोर करता है और सचिन भी 100 करते हैं। रिकी पॉन्टिंग भी 200 करता है, सचिन का भी 200, डबल सेंचुरी दोनों का 200 में कहा जाएगा। ये तो नहीं हो सकता ना किसी ने 150 बनाया तो उसको डबल सेंचुरी कहिए कि उसको साथ कोई जो उसको कोई अलग स्टेटस दिया जाए, या जैसे नीरज चोपड़ा ने जीता, या जैसे और चीज सारी क्रिकेट टीम है, या जो सारी हॉकी टीम है, या कोई भी इंडिया की टीम है, या कोई भी है, तो उसमें तो नहीं होता। लेकिन गवर्नमेंट सर्विस में स्पेशली, या जो सिविलियन, जिसको हम ये वर्ड जान लीजिए, सिविलियन जॉब से इसमें इसको डाला गया 22+27, 49% हुआ रिजर्वेशन। तो इससे जो है कास्ट डिफरेंशिएशन इंडिया में बहुत हद तक बढ़ गया, जो कि पहले से था। जैसे मैंने आपको कहा, दिल्ली में लोगों ने आग लगा ली अपने अपने उस ऊपर, ये एक शुरू हुआ। ठीक है, अब मैं क्यों कह रहा हूँ ये 90s का वक्त, जब इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की डेथ हुई। और ये देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, जब आज़ादी हुई भारत की, हमने इतनी जंग लड़ी आज़ादी के लिए, तो जो लीडरशिप थी वो एक बहुत ही बड़ी सोच वाली लीडरशिप थी, कि उसने कहा कि मैं किसी लीडर का नाम ले रहा हूँ, इन जनरल जो मानसिकता थी, अगर मैं इस शब्द का गलत तरीके से प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, कि उन्होंने देश के लिए सोचा। हर आदमी देश के लिए सोचता है कि भाई देश में क्या इसका इम्पैक्ट होगा। लेकिन जब ये 90s आता है, छोटे छोटे ये पिग्मी, जिसको हम कहते हैं ना, छोटे लेवल के लीडर डेवलप हो, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको समझाता हूँ कैसे। इलेक्शन की जो मैथमेटिक्स होती है, आप समझ लीजिए, यूपी का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप जानते हैं, यूपी में करीब करीब 20% मुसलमान है, नॉन नॉन मुस्लिम 80% के आसपास है। ये यूपी का रेशियो है, 1-2% इधर उधर हो सकता है। और अब जो नॉन मुस्लिम है, जो 80% है, उसमें जैसे यूपी में ब्राह्मण समाज है, कायस्थ समाज है, क्षत्रिय समाज है, फिर यादव समाज है, फिर दलित समाज है, ऐसे बट्टे हुए हैं सब। तो जब ये रिजर्वेशन को इस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया, तो इसने कास्ट डिफरेंशिएशन शुरू किया। तो अगर मैं एक नेता हूं, तो मुझे आईटी पार्क बनाना, मुझे ब्रिज बनाना, उससे ज्यादा मुझे पता है कि मैं इस जात का हूं, और समझ लीजिए मैं इस जात का हूं और ये मुस्लिम वोट है। अगर दोनों ने एक तरफा मुझे वोट दे दिया, क्योंकि क्योंकि 10 कैंडिडेट है, कोई जानता है खुरमी का मेरे साथ है, कोई कह रहा है दलित मेरे साथ है, कोई कह रहा है कि ब्राह्मण मेरे साथ है, कोई कह रहा है कि ये मेरे साथ है, कोई कह रहा है जाटव मेरे साथ है, कोई कह रहा है कि वाल्मीकि मेरे साथ है, कोई कह रहा है कि कायस्थ मेरे साथ है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे इक्वेशन है। तो अगर कोई समाज देख रहा है कि मैं अगर, क्योंकि अब मल्टीप्लिसिटी ऑफ कैंडिडेट इतने, समझ लीजिए 10 कैंडिडेट हैं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ठीक है, तो अगर 2 कैंडिडेट होते तो आपको 50-50 होता, 4 हो तो 25-25 पे होता, 5 होते तो 20-20 होता सबका। लेकिन अब 10 है, तो आप जानते हैं कि अगर किसी एक कम्युनिटी, से मुस्लिम कम्युनिटी 20% उनकी पॉपुलेशन है, और मैं किसी एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता हूँ, समझ लीजिए मैं दलित को रिप्रेजेंट करता हूँ, या मैं यादव कम्युनिटी को, या तो मैं किसी ब्राह्मण कम्युनिटी, फॉर एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। तो अगर हम इन दोनों कम्युनिटी का एक तरफा वोट हो जाए, एक साथ साथ वोट हो जाए, तो हम पावर में आ सकते हैं, क्योंकि 10 कैंडिडेट हैं, तो 12% वोट लेके भी हम बहुत बड़े प्लेयर बन जाएंगे। फॉर सिंपल एग्जांपल, मोदी जी की जो पहली गवर्नमेंट 2014 में बनी, उनको 283 सीट मिली, शायद राजीव गांधी के बाद पहली बार श्योर शॉट हुआ पार्लियामेंट में, एक तरफा सरकार बनी। आपको जान के हैरानी, 31% वोट मोदी जी को मिला था, लेकिन 31% वोट एक साथ पड़ गया,
क्योंकि ये जो मेजोरिटी का कॉन्सेप्ट है ये पार्लियामेंट में होता है कि 543 में 272 होता है, ठीक है। लेकिन एक सीट समझ लीजिए, एक सीट है इलाहाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ, या समझ लीजिए अलीगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब उसमें 10 कैंडिडेट हैं, अब 10 कैंडिडेट में सबसे ज्यादा किसे वोट मिल रहा है, या समझ लीजिए 5 कैंडिडेट है, किसी को 15 मिला, किसी को 18 मिला, किसी को 28 मिल गया वो जीत गया, किसी को 26 मिल गया वो जीत गया, क्योंकि सब बराबर है। और जब इतना ज्यादा इतना हार्ड कास्टिज्म है उस समाज में, तो पूरा कास्ट पे बधा हुआ है कि भाई हमारा इस आदमी हमारे इस कम्युनिटी का है तो उसको वोट दो। वो कह रहा है कि हमारे इस कम्युनिटी का, कोई कह रहा है कि ये हमको ये हमको अपर कास्ट वालों को करेगा, ये कोई कह रहा है दलितों को करेगा, कोई कह रहा है वो मुसलमानों के लिए करेगा, कोई कह रहा है यादव के लिए करेगा, कोई कह रहा है वो खुरमी के लिए करेगा। तो आप अगर एक सिंपल सीट पे, इलाहाबाद की सीट में 10 कैंडिडेट हैं और 10 का अलग अलग कम्युनिटी ग्रुप्स को वो हिट करता है, वो एज अ पर्सन, तो किसी आदमी के पास अगर 18% वोट आ जाए, 18 में बहुत ज्यादा, 15% वोट तो मेजोरिटी पे आ सकता है, क्योंकि 10-10 कैंडिडेट हैं, सबके अलग अलग है। जैसे खुरमी वोट किसी के पास है, पटेल वोट है किसी के पास यादव वोट है, किसी के पास मुसलमान वोट है, तो सब के लिए 15% में ही आप बहुत आराम से मेजोरिटी बन सकते हो, 10% में आप बहुत बड़ा चैलेंज पेश कर सकते हैं किसी को। तो ये हुआ 90s के मंडल कमीशन, और उसके पहले भी जिसकी बेस रखी गई तो ब्रिटिशर्स के द्वारा, लेकिन फिर उन्होंने क्रिएट किया डिप्रेस्ड क्लास के लिए, जैसे हमने 31 में आपको बताया। फिर उन्होंने जो है इसको जो है बहुत हद तक ले गए, दूर तक, और फिर उन्होंने जो है ये बनाया आपका लीडर्स बनाए, और फिर मंडल कमीशन बना, जो कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जी ने, जिसको कि जानते हुए भी जिसको कि रोकने की कोशिश की, लेकिन 91 में वो आउट हो गया। और इस देश में जहाँ की एक आर्मी में करीब करीब, मैंने जितना जानता हूँ, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन का नामो निशान नहीं है, लेकिन वहां सिविलियन गवर्नमेंट में 49%, 22+27 रिजर्वेशन है। तो ये हम आपको बताना चाहते हैं। तो फिर भारत की राजनीति, यूपी का ही मैं आपको यूपी को टेस्ट केस समझाता हूँ। तो तो जो दो पार्टी थी, समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस और बीजेपी को कुछ हद तक के लिए छोड़ दीजिए, तो ये नहीं कांग्रेस बीजेपी कोई मूर्ख है, उन लोग को भी पता है कि जातीय कार्ड कहाँ खेलना है, कम्युनल कार्ड कहाँ खेलना है। बीजेपी को भी पता है कि भाई उन्होंने जो एक्शन किया 92 में, मॉस्क बाबरी मस्जिद वाला जो उनका रूल था, उस समय तो उनको पता था कि उसके बाद मुस्लिम वोट हमको मिलने हैं नहीं। बीजेपी को ये भी पता था साफ साफ, मेजोरिटी में दो एक लीडर को उठा के लेना ये अलग चीज है। जैसे कांग्रेस को भी पता था उसमें 1947 में जब पाकिस्तान की बात आई कि वो बहुत ही मुश्किल है कुछ मुस्लिम वोट हमें मिल पाए, और पूरे इंडिया में हुआ ही हुआ, एक्सेप्ट पेशावर जहाँ की खान अब्दुल गफ्फार खान बहुत बड़े वहाँ के आदमी थे। तो ये तो बीजेपी को 92 के बाद पता चल गया कि उनको मुस्लिम वोट से सीधे तौर पे तो नहीं मिल सकता, तो इसीलिए। लेकिन अगर आप समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, मायावती जी और मुलायम सिंह जी को देखें, तो ये तो श्योर है कि उनकी जो पूरी पॉलिटिक्स है वो जो है डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस, ये सब चीज बाद में आती है। पहली उनकी है कि इस कास्ट का इतना वोट हमें हिस्सा है, इसका इतना वेट है इस इलाके में। तो अगर इस वेट को हम ले सकते हैं, या दो कॉम्बिनेशन, दो कास्ट को, एक किसी मुस्लिम समाज को, या एक दो कास्ट को हम मिला दे, तो एक तरफा वोट हमारी तरफ स्विंग कर जाएगी। तो हम जो है तब जो है हम पावर में आ जाएंगे। तो इस तरीके से मैं यूपी का इसलिए एग्जाम देता हूँ, यूपी में और कई स्टेट्स में भारत में मुस्लिम जनसंख्या इतनी ज्यादा नहीं जितनी यूपी में है, तो वो बहुत बड़ा प्राइम रोल प्ले करता है यूपी में पॉलिटिक्स में, क्योंकि अगर किसी पार्टी को एज अ ग्रुप मुस्लिम वोट कर दे, तो अगर और हिंदू वोट अगर डिवाइड हो, समझ लीजिए हिंदू वोट 80%, जो हिंदू समाज है वो अगर 4-5 भाग में डिवाइड हो जाए, और मुस्लिम समाज किसी एक पार्टी को एक तरफा वोट कर दे, तो उसके पास 30% वोट हो जाते हैं, तो इजिली वो पावर में आ सकता है, बहुत बड़े पावर में आ सकता है, सिर्फ पावर में ही नहीं आ सकता। तो ये जो है ये तरीका है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बीजेपी को भी इंटरनली पता है कि 92 के बाद उन्हें कोई मुस्लिम वोट पूरी तरह से करेंगे नहीं। ये बीजेपी का भी अपना एक इंटरनली है, बाहर कुछ कहना, सबका साथ सबका विकास, ये बाहर की बातें हैं, उससे भी वो तो इसी ये जैसे बीजेपी का ये एक था। जैसे कांग्रेस को जिस तरह का जिन्ना साहब ने पॉलिटिक्स की 1946 के पहले, कांग्रेस को भी पता था कि जितनी कांग्रेस की उम्मीद थी कि चाहे वो मौलाना आजाद हो, चाहे नेहरू हो, चाहे गांधी हो, इनके एरिया से मुस्लिम वोट कांग्रेस को नहीं मिल सकते एज अ विक्ट्री या एज अ जीत का जो नंबर है वो कभी नहीं मिल सकता। ये कांग्रेस ने भी समझ गए थे करीब करीब, जो माहौल था उस समय 1940 में, जिस तरह की आंख थी भारत का पटवारा, आप जानते होंगे कि
दिलीप कुमार मधुबाला जी, इनको अपने नाम चेंज करके रखने पड़ते थे। मैं आपको एक छोटा बहुत ही पॉइंटेड बात कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से जो अगर यूपी को टेस्ट केस मान लें हम, तो ये है कि भाई हिंदू समाज 80% वोट है, लेकिन वो 5-6 जातियों में बटा हुआ है, बहुत छोटे छोटे जातियों में बटा हुआ है। तो अगर कोई आदमी हमारे कास्ट में दलित का वोट ज्यादा है, किसी ने कहा कि हम यादव का वोट ज्यादा, किसी ने कहा ब्राह्मण का वोट ज्यादा है, तो किसी एक ग्रुप का वोट एक तरफा किसी के पास आया और मुस्लिम वोट एक साथ पड़ गए, तो 30% वोट एक आदमी के पास आ गया, तो बहुत इजीली वो सुपर डुपर मेजोरिटी पा सकता है। तो इसी तरीके से तो ये जो 90s के बाद हुआ, और इसी ने आप जो है पाकिस्तान से ज्यादा खतरा जिसने भी, ब्रिटिश आपको इतना इतना खंडित नहीं कर पाए। उन्होंने पूरी कोशिश की, उन्होंने पहले 72 90 1872 में किया, फिर अम्बेडकर जी को बुला के आपने उन्होंने ये किया, फिर उन्होंने मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट का आइडिया भी वो उन्हीं का था 1909 में, मिंटे मॉडलो शायद इसको कहते हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ। फिर उन्होंने अम्बेडकर जी को बुलाया लंदन में एज अ सेपरेट लीडर फॉर द डिप्रेस्ड क्लास। गांधी जी ने फिर पूना पैक्ट किया अम्बेडकर जी के साथ। फिर आपने देखा रिजर्वेशन हुआ 1947 में जब अम्बेडकर जी ने किया, फिर उसको मंडल कमीशन बना जिसको इंदिरा जी ने और उनके बेटे मैंने उसको उसको अप्लाई नहीं होने दिया, लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के आने से में वो अप्लाई हुआ। दिल्ली में बहुत राइट हुए और लोगों ने जान दिला दी और 49% रिजर्वेशन हो गया। तो जब ये हुआ, और यूपी क्योंकि भारत के जो पॉलिटिक्स का सिटाडेल है, आप अगर या भारत के पॉलिटिक्स का केंद्र है, 10 में से 8 प्राइम मिनिस्टर का अगर आप रेशियो देखें एक तरह से, तो ये जब हुआ तो फिर ये हो गया कि हिंदू समाज बटा, क्योंकि पार्टी ये रिजर्वेशन के तौर पे 49% रिजर्वेशन जब है, तो सीधे तौर पे ये हो गया, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। और अगर मुस्लिम समाज जो कि 20% वोट है, किसी एक नेता को अपने उसकी जात प्लस मुस्लिम वोट एक साथ पड़ जाए तो पावर में इजिली आ सकता है। तो ये इस तरीके से जो है वो कहा भी जाता था। अगर आप देखें, जब बीजेपी में रथ यात्रा की आडवाणी जी ने, राम मंदिर राम रथ यात्रा कहते हैं जो सोमनाथ से अयोध्या तक की, तो कहा जाता था मंडल कमीशन था लालू जी और मुलायम जी का सबसे बड़ा अस्त्र, और कमंडल था बीजेपी का। तो कहा था मंडल को टक्कर के लिए कमंडल आने वाला है। ये बहुत ही उस समय का एक फेमस, इसे मंडल और कमंडल, कमंडल कहते हैं जो ऋषि लोग लेते हैं, और मंडल कमीशन था जिसने किया। तो लालू यादव और मुलायम सिंह मंडल कमीशन के ही प्रोडक्ट थे एक तरह से कहिए। कि जब आपको सिंपल एग्जांपल दे कि जब राम मंदिर का मूवमेंट हुआ तो 90s में मुलायम सिंह जी ने गोली चलवाई थी, जिससे 30 बहुत कार सेवक मरे थे, लाल हो गई थी पूरी जमीन, और मुलायम सिंह ने आडवाणी को जेल में उठा लिया था। सो लालू प्रसाद यादव ने बिहार में आडवाणी जी को उठा लिया था, रथ यात्रा को रोका था जब विश्वनाथ प्रताप सिंह गवर्नमेंट गिर गई, क्योंकि बीजेपी ने कहा था कि अगर रथ यात्रा रोकेंगे आप तो हम आपसे वापस ले लेंगे शहर। आप जानते हैं पार्लियामेंट में मेजोरिटियन गवर्नमेंट बनती है, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह की गवर्नमेंट गिरी इसलिए क्योंकि बीजेपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया। तो मुलायम सिंह और लालू प्रसाद दोनों मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बहुत बड़े मसीहा बन गए, क्योंकि एक जने ने गोली चलवाई कार सेवकों के बॉडी के ऊपर, और एक जनों ने आडवाणी जी को रुकवाया। तो उनकी कम्युनिटी का, उनके समाज का वोट प्लस मुस्लिम वोट, क्योंकि बिहार में भी 17% मुसलमान है, यूपी में 20% है जितना मेरा नॉलेज है। तो अगर समझ लीजिए कोई दलित वेट एक कॉन्स्टिट्यूशन में जाए, कोई खुरमी ज्यादा है, कहीं यादव ज्यादा है, तो यादव वोट प्लस मुस्लिम वोट ये दोनों मिल जाए तो एक साथ आप जीत सकते हैं। डेमोक्रेसी का में नंबर ही एवरीथिंग है। तो इससे बहुत ज्यादा खतरा पैदा हो गया भारत में बनस्पत के पाकिस्तान और चीन से, क्योंकि एटॉमिक पावर के बाद और 71 के बाद जब हमने हरा दिया पाकिस्तान को, तब एक्सटर्नल खतरा तो है, हर से पाकिस्तान एक एक्सटर्नल खतरा है, उस तरह का खतरा नहीं है जो कि शायद पहले था, क्योंकि एक तरफा 71 में हमने उन्हें हरा दिया। लेकिन इंटरनली भारत टूटने का डर है, जैसे कि सोवियत यूनियन टूटा, जैसे कि चाइना का इंटरनल जो बजट है अपने सिक्योरिटी का वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू बाहरी खतरा, बहुत ज्यादा है। मतलब अगर दोनों को करें तो ग्रेटर देन इक्वल टू आता है इंटरनल थ्रेट पे। और आप बताइए, जिस देश के पास इतने न्यूक्लियर वेपन है, जिसने अभी इंदिरा जी का वो आया था राकेश शर्मा का कि सारे जहां सच्चा हिंदुस्तान हमारा, जब उन्होंने कहा तो वो इंडिया गई थी, रशिया के साथ ही इंडिया गई थी चांद पे, ये मैं आपसे बोलना चाहूंगा। और रशिया ने जब अफगानिस्तान में घुसी तो वहां पर मुसाव बिन लादेन हुआ, पाकिस्तान को यूज किया, अमेरिका ने वहां पर जिहादी क्रिएट किए और रशिया के पीछे भागी, रशिया ने अफगानिस्तान छोड़ा। और रशिया ने जब अफगानिस्तान को लीव किया तो रशिया उसके बाद 89 या 91 के बाद एक दिन में इतना बड़ा देश जो कि अटलांटिक से प्रशांत महासागर, पैसिफिक से अटलांटिक तक जिसकी की रेंज थी, वो उसके टुकड़े हो गए, छोटे छोटे देश निकल गए, कजाकिस्तान कहिए या जो ताशकंद है उज्बेकिस्तान, जहां पर शास्त्री जी के थे, टूट गए। तो जो रशिया के साथ हो वो इंडिया के साथ होने का भी खतरा बहुत ज्यादा है। सिर्फ पाकिस्तान का डर नहीं है जो कि बाहरी है, जिसके लिए एटॉमिक वेपन आर्मी हमारी लड़ रही है, अंदर का भी खतरा बहुत ज्यादा है जो कि ब्रिटिशर्स जिसको करके गए हैं।
भाई भाषा का भी इंडिया में बहुत ज्यादा एक वो है आपको मतलब पंजाब की जब प्रॉब्लम हुई 85 80s में, तो सबसे बड़ा वहाँ के लाला जगत नारायण है। पंजाब में अगर आप भी देखें सिख 65% के आसपास और रेस्ट हिंदूज हैं। तो लाला जगत नारायण ने कहा पंजाब में कि यहाँ के हिंदुओं को अपनी मातृभाषा हिंदी लिखनी चाहिए। और पंजाबी जो जो सिख एक्सट्रीमिस्ट थे वो गुस्सा गए, तो लाला जगत नारायण को गोली मार दी उन्होंने, उनको हत्या कर दी। 81 की ये बात है। फिर वो बढ़ता रहा मूवमेंट, तो स्वर्ण मंदिर कैप्चर कर लिया। अटवाल जी ने जब घुस के गए तो उनको गोली मार दी। ये डीआईजी अटवाल को ने जब कुछ करने की कोशिश किया था पुलिस डीआईजी, तो उनको गोली मार दी, स्वर्ण मंदिर में गोली मार दी। तो ये हुआ। फिर दूसरा आपको बताते हैं, जब राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री थे, तो एक्चुअली क्या हुआ कि श्रीलंका में जो नॉर्थ श्रीलंका है वहां पर अंग्रेज सारे तमिल्स को ले गए थे चाय का व्यापार के रिलेशन में। तमिल्स पढ़ाई में अच्छे, तो श्रीलंका की सारी गवर्नमेंट सर्विस में उनका बहुत बड़ा रोल हुआ। जो 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 अपर जाफना जहां पर है, तो जो लोअर श्रीलंका है, जो लोअर श्रीलंका है वहां पर के जो लोग जो सिंघलीज हैं, जो कोई, तो उन्होंने फिर ऐसा एक्ट शुरू किया कि हमें हमें हक मिलना चाहिए बाई लॉ बाई गवर्नमेंट में हमें। तो उन्होंने पहले सिंघलीज को नेशनल लैंग्वेज बनाया। फिर जितना मेरी नॉलेज है वहां के जो तमिल का वोट बंद करवा दिया। तो इससे तो वो, तो तब प्रभाकरण का जो है वो हुआ, और वहां पर एक बहुत बुरी हालत थी। तो फिर वहां फिर जब श्रीलंका की हालत खराब हुई, तो वहां के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो 85 में राजीव गांधी से मिलने आए। तो इंडिया श्रीलंका पीस अकॉर्ड हुआ। तो प्रभाकरण तब दिल्ली में ही मौजूद थे। तो प्रभाकरण से राजीव गांधी जी ने कहा कि आपको हम हक देंगे, लेकिन हम श्रीलंका को भी टूटने नहीं देंगे, ये हम कहेंगे। तो ये हुआ। तो प्रभाकरण ने धीमी आवाज में उस चीज को मजबूरी में मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया। श्रीलंका इंडिया पीस डायलॉग था। उसी के बीच बाद आप वो वीडियो भी देखिए, राजीव गांधी गए थे श्रीलंका में, तो उन्हें बंदूक से, मतलब बंदूक के जो पीछे वाले हिस्से से, या बंदूक का जो फिजिकली बंदूक से हमला किया गया उनपे, बंदूक के राइफल से श्रीलंका ने, वो बच गए राजीव गांधी। और उनको जो है वहां के लोगों ने बचा लिया। श्रीलंका कहते हैं इसको, इंडिया इंडिया श्रीलंका पीस ट्रीटी कहते हैं, आईपीके, इंडिया श्रीलंका पीस कीपिंग फोर्स कहते हैं। तो क्योंकि वहां की गवर्नमेंट ने देखा कि जो ये तमिल विद्रोही है उनको रोकना नामुमकिन है, तो फिर इंडिया से फोर्स गई, और फोर्स ने जो है संभाला श्रीलंका को। ठीक है, इंडिया से फोर्स गई तब आज के श्रीलंका में। तो राजीव गांधी लेकिन हार गए, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने सारे फोर्स को वापस बुलाया, क्योंकि ये तमिल कॉज था। तो फिर राजीव गांधी जब जीतने की उनकी चांसेस बन रहे थे, तो ये फिर था कि ये फिर आईपीकेएफ पीस कीपिंग फोर्स फिर श्रीलंका भेजेंगे, क्योंकि इंडिया कमिटमेंट था हम श्रीलंका को ब्रेक नहीं होने देंगे। ठीक है, तो जब ये इतनी मजबूरी की हालत हुई, तो फिर राजीव गांधी पीस कीपिंग फोर्स ना भेजे, तो इसीलिए वो जो श्री पेमबदूर में वो गए, उनको उनका और उनका जो है ये जो जब हुआ, तो उनको उनकी उनको उनको फूल चढ़ाने आ गया, या उनका धन्नू शायद नाम था, उनको आया और उन्होंने अपना बटन दबा दिया और उड़ गई पूरी शरीर। राजीव गांधी के चप्पल से पता चला राजीव गांधी पूरे शरीर के चिथड़े हो गए राजीव गांधी के, जब राजीव जी की हत्या हुई या उनका असैसिनेशन हुआ। इंदिरा जी के बॉडीगार्ड का जो ऑपरेशन ब्लू स्टार के उसके उसके जवाब में हुआ, जब हरमंदर साहब की बहुत बुरी हालत की गई। ठीक है, तो मेरा कहना यह कि एक पाकिस्तान है जो कि टू नेशन थ्योरी, हिंदू मुस्लिम टू नेशन थ्योरी पे बना था, और जिसका जो कि इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान है, वो इंडिया के लिए बाहरी खतरा है, जो कि दिखता है आपको टैंक, गोले, एटॉमिक पावर और सारी चीजों से। चाइना ने उसे सपोर्ट किया हर समय, क्योंकि इंडिया को रोक सके। ठीक है, ये तो चाइना पाकिस्तान है। लेकिन ये खतरे के बाद अगर आप इंदिरा जी का असैसिनेशन देखें, राजीव जी का असैसिनेशन देखें, मंडल कमीशन देखें, और जो ये जो स्टेट का जो टसल है, इसको आप देखते रहें। सिंपल और एग्जाम्पल है, तो पाकिस्तान टूटा, बांग्लादेश और पाकिस्तान टूट गया, बलूचिस्तान में 50,000 लोग गायब है। क्यों है? क्योंकि इंडिया में तो अभी डेमोक्रेसी है, जब चुनी हुई सरकार है तो आपको लोगों की बात सुननी पड़ेगी। लेकिन पाकिस्तान में तो 70 साल में 35 साल आर्मी ने उसके जो नेता को गद्दे से फेंकवा के अपना राज किया, और जब नहीं था तब उसमें भुट्टो को फांसी दे दिया। या जब आर्मी ने कब्जा किया, या जो अब भी आर्मी का इतना बड़ा रोल है कि उसको चलाते हैं, तो इसीलिए वहां पर। और फिर बांग्लादेश का जब हुआ, तो उन्होंने कहा कि उर्दू एंड इंग्लिश जो लैंग्वेज, तो बांग्लादेश का हुआ फिर, और दो अलग हो गए। आपको देखा देखा होगा। फिर बलूचिस्तान में 40,000 लोग गायब हैं। तो ये पाकिस्तान की हालत है। ठीक है, अब सिमिलर हालत इंडिया की भी, इंडिया में भी ये प्रॉब्लम बहुत होने की संभावना है। जैसे मैंने आपको कहा, इंदिरा जी की गोली मार के हत्या हुई ऑपरेशन ब्लू स्टार के रिजल्ट में, राजीव जी की हत्या हुई आईपीकेएफ के ना भेजे, इसलिए राजीव जी को उड़ा दिया गया। बहुत बुरी उनके साथ हादसा हुआ। ठीक है, फिर मंडल कमीशन जब आया, तब पूरे देश में आग लगी। 22+29 पर करके 49% तक रिजर्वेशन को बढ़ाया गया। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब 50% का बार होना चाहिए, 50% पे रुक जाना चाहिए, कि सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। तो और फिर जब ये मंडल कमीशन 90s में हुआ, तो मंडल के ही प्रोडक्ट थे मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव। तो उन्होंने देखा कि हमारी कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा पोर्शन है भारत के यूपी के हिंदू सोसाइटी में, या हिंदुओं में हमारा
नंबर बहुत बहुत ही सिग्निफिकेंट है। हिंदुओं में हमारा नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है। तो फिर जब आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली राम मंदिर के लिए, तो उन्होंने कार सेवकों पे गोली चलाई अयोध्या में। लालू प्रसाद ने आडवाणी जी को रोक दिया, तो इससे वो मुसलमानों के बीच बड़े हीरो बन गए। तो मुस्लिम और अपनी कम्युनिटी का वोट मिला के बार बार पावर में लगे। तो फिर मायावती जी ने दलित फैक्टर उठाया। जितना मेरी स्टडी है, 2007 में जब मायावती जीती इलेक्शन, चीफ मिनिस्टर बनी थी, तो यही हुआ था कि मुस्लिम वोट बहुत बहुत तेज स्विंग हो गए थे मायावती जी के खिलाफ, और दलित का उनका एक एक खाना था, और यादव वोट मुलायम सिंह का खाना था। तो 94 से 2017 तक करीब यही पूरे यूपी में चलता रहा, 30 कितने मेरे ख्याल से 20 से 22 साल तक। तो फिर जो डेवलपमेंट था, जहां बेंगलोर खड़ा है, जहां बॉम्बे मुंबई खड़ा है, जहां चंडीगढ़ कुछ हद तक खड़ा है, जहां गुड़गांव खड़ा है, जहां अहमदाबाद खड़ा है, वो ना हो क्या पूरी फोकस ग्रुपिंग में इस कम्युनिटी का हमको लेना है, इसको हमको खुश करना है, कहीं हमको ये कपड़ा पहनना है, कहीं हमको ये कपड़ा पहनना है, ये जो पूरा है इसका होने लगा। और डेवलपमेंट, गुड गवर्नेंस और और एटसेट्रा एटसेट्रा चीज का कोई कोई स्थान ही नहीं बचा, सिर्फ और सिर्फ ग्रुपिंग एंड मैंने जैसे आपसे कहा कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में 10 या 11 कैंडिडेट हैं। आपको पता है खुरमी वोट का वेट ज्यादा है, तो अगर एक तरफा खुरमी वोट हमको मिल जाए तो हम जीत सकते हैं। और आपको पता है कि अगर मुस्लिम वोट को हम खुश कर सकते हैं, तो वो भी तो मिल के हमको अगर 20% वोट मिल जाए, तो हम बहुत बहुत बड़ी जीत जीत सकते हैं, क्योंकि डिवाइडेड है, 10 खेपों में डिवाइडेड है। किसी को 8% मिल रहा है, किसी को 9%, किसी को 11%, लेकिन आपको 20% मिल गया, तो आप तो सर्वे सर्वा आप तो पूरी एरिया को स्वीप कर देंगे उस समय। दो कैंडिडेट नहीं, कैंडिडेट तो 11 है, और हर कैंडिडेट की अपनी कम्युनिटी के सारे अपनी जात के साथ वोट है उसका। तो तो ये खतरा बहुत ज्यादा है भारत को अंदर से अंदर का होने का, जैसा कि यूएसएसआर सोवियत यूनियन का हुआ। इतनी बड़ी ताकत जिसने हिटलर को ठिकाने लगा दिया, जिसने अमेरिका को चैलेंज कर दिया, जिसने के पास सुपर डुपर वीपन थे, जो जो गया चंद्रमा तक गया, उसको वो भी टूट गया एक दिन 90s में, ठीक। और पाकिस्तान टूटा। तो ये चीजें बहुत हद तक हैं। और चाइना का आप देखिए, इंटरनल सिक्योरिटी का ज्यादा पैसा है और एक्सटर्नल सिक्योरिटी का कम पैसा है। इंटरनल सिक्योरिटी में ज्यादा ज्यादा है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी मैंने जैसा आपको समझाया। तो इंडिया का भी ये खतरा है, बहुत ज्यादा खतरा है अंदर से, क्योंकि आप कितनी जातियां हैं, जनजातियां हैं, रिजर्वेशन है, हिंदू हिंदू मुस्लिम है, जो कि पार्टीशन जिसका आधार बना। फिर एक समय सिख टेररिज्म का बहुत बड़ा था जब पंजाब में, जिसमें इंदिरा गांधी और वहाँ के डीआईजी अटवाल और क्या नाम है उसका, जगत नारायण जी और पृथ्वीपाल सिंह, जो कि ओलंपिक हॉकी गोल्ड मेडलिस्ट थे, उनको अपने यूनिवर्सिटी के बाहर गोली मार दी गई। जितना मेरी नॉलेज है, उसमें खालिस्तान का मूवमेंट या हार्डलाइनर्स बहुत ज्यादा थे पंजाब में, जो कि 95 में बेअंत सिंह की हत्या हुई। और ये केपीएस गिल थे जिन्होंने पंजाब प्रॉब्लम को खत्म किया। वरना पाकिस्तान का दो इशू था कि कश्मीर और पंजाब दोनों का K2 प्लान था, खालिस्तान और पंजाब। पाकिस्तान का बहुत बड़ा वो था, और उन्होंने इसको पूरी तरह से बढ़ावा दिया। और कश्मीर में तो उन्होंने इतने लाख कश्मीरी पंडितों को मार के भगाया, वो आपने देखा होगा टीवी पे या न्यूज में देखा होगा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है, जैसे कि इंडिया का प्रॉब्लम सिमिलर टू चाइना है कि इंटरनल सिक्योरिटी पे ज्यादा खर्चा, एक्सटर्नल सिक्योरिटी पे उतना खर्चा का कम अमाउंट, तो ये प्रॉब्लम बहुत है। तो जो मैं कह रहा हूं, मैं लास्ट में रिपीट कर देता हूं अपनी पूरी बात, कि एज अ नेशन जिस दिन से इंडिया पैदा हुआ, पाकिस्तान क्रिएट हुआ, पाकिस्तान ने उसी समय इंडिया पे अटैक किया, और इंडिया को बुरी तरह से कश्मीर के महाराजा को पे हमला हुआ, और उनको हराने की पूरी ताकत लगा दी गई। इंडिया पे भी बहुत प्रेशर पड़ा इंडिया की आर्मी पे, लेकिन इंडिया की आर्मी गई, और जब पहुंचती चली गई, तो एक स्टेलमेट, एक ड्रॉ की तरफ बढ़ा, लेकिन जिसको नेहरू जी ने यूएन में कर दिया, ठीक है। तो इसलिए पाकिस्तान और फिर दोनों कंट्री की पावर बढ़ती रही दिन ब दिन। 65 की लड़ाई हुई, 71 की कारगिल हुई। तो पाकिस्तान एक सीधा हमारा एनिमी है, जिसके पास एटॉमिक वेपन है, सबमरीन है, रॉकेट है, और बंदूकें हैं, सब कुछ है। ये पाकिस्तान सीधा हमारा एनिमी है। चीन, जिसने हमको 62 में धोखा दिया, लेकिन चीन ने पाकिस्तान को यूज किया एज अ इंस्ट्रूमेंट अगेंस्ट इंडिया। ये दोनों देश का दोनों डेफिनेशन हो गया, ठीक है। लेकिन उससे भी बड़ा प्रॉब्लम इंडिया में है, जो कि जिसका की शुरुआत अंग्रेजों ने की, जो कि स्टेट और लैंग्वेजेस का पहला, जैसे कि पंजाब में प्रॉब्लम क्रिएट हुई जब इंदिरा जी की हत्या, राजीव गांधी की तमिलनाडु में जब हत्या हुई, ये। और उसके बाद जो है 72 में सर जॉन लिस्ले ने कास्टिज्म का वो क्रिएट किया, और जो है 1931 में जो सेंसस हुआ, उसमें ब्राह्मण राजपूत सबका नंबर अलग होता था, और जॉन लिस्ले ने कहा कि आप सबको अपना कास्ट अपने नाम के साथ लिखना पड़ेगा। तो ये जो था इसने, और फिर उन्होंने ही
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भीमराव अंबेडकर को अलग से बुलाया एज द डिप्रेस्ड क्लास रिप्रेजेंटेटिव। भीमराव अंबेडकर को एज अ दलितों का रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने बुलाया, जिसके बदले गांधी, जिसके रोकने के लिए गांधी जी ने पैक्ट साइन किया भीमराव अंबेडकर के साथ। फिर सरदार पटेल ने जब कहा 1947 में कि ये जो आप पार्टीशन का कॉन्सेप्ट शुरू कर रहे हैं, सॉरी ये जो आप रिजर्वेशन शुरू कर रहे हैं, इट कैन बैकफायर, लेकिन फिर उनको देना पड़ा, पटेल जी के सामने झुकना, पटेल जी को उनको सामने झुकना पड़ा। फिर मंडल कमीशन हो, जिसको कि इंदिरा जी ने और राजीव जी ने रोक के रखा 89 तक, जो ऑन पेपर्स, फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय वो खुला और 49 पर रिजर्वेशन हो, जिससे कि कास्ट पॉलिटिक्स बहुत हद तक भारत में बढ़ी। और उसका सबसे बड़ा जो ग्राउंड था वो यूपी था। जैसे हमने आपको बताया कि मुलायम सिंह और लालू प्रसाद यादव मंडल कमीशन के ही प्रोडक्ट थे। उस समय ये भी नारा था कि मंडल और कमंडल, मंडल मतलब है जो मुलायम सिंह और लालू प्रसाद थे और इस टाइप के लोग, और कमंडल थी बीजेपी, जो कि राम मंदिर के मूवमेंट पे आ रही थी। और उनको लगा कि हमारी कास्ट की एक स्ट्रॉन्ग पॉपुलेशन है, और जब उन्होंने अडवाणी जी को रथ यात्रा को रोका और कार से होकर गोली चलाई, तो उन्हें लगा कि अब मुस्लिम वोट और हमारी कास्ट की जो मैथमेटिक्स है वो हमको अर्थ में ले जाएगी। तो 1994 से 2017 तक यही चलता रहा एज अ मैटर ऑफ वोटिंग इन दैट स्टेट ऑफ यूपी विच इज माय होम स्टेट। तो इसीलिए तो मेरा फाइनल कहना है कि भारत शायद बाहर के खतरों से लड़ सकता है, एटॉमिक वेपन और एयरक्राफ्ट मिसाइल और सब लेके लड़ सकता है, लेकिन अंदर के खतरे भारत को बहुत नीचे ले जा सकते हैं और यहाँ तक कि बहुत एक्सट्रीम डैमेज कर सकते हैं, जैसे कि यूएसएसआर को किया 1990s में। जैसे कि आपने देखा इतनी बड़ी ताकत थी जिसने जर्मनी को मतलब ठोक के रख दिया, उसने बुरी हालत कर दी, उसने अमेरिका को नाकोदम में चले चबा दिए, लेकिन अपने अंदर सो टूट गया और ताशकंद अलग हो गया, कजाकिस्तान अलग हो गया, यूएसएसआर इतने टुकड़े हो गए यूएसएसआर के, अभी भी बहुत बड़ा है लेकिन रशिया कहते हैं उसको, लेकिन वो सारे जो आप मैप देखिए फॉर्मर यूएसएसआर के और आज का जो रशिया है, तो ये जो टूटने का डर है, ये जो इंटरनल थ्रेट है भारत में, इतनी जातियां जनजातियां, इतने कास्ट में बताए, इतने जो है धर्म की पॉलिटिक्स, जो कि हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स, पार्टीशन हुआ, फिर जब पंजाब में एक्सट्रीम आतंकवाद था, जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, राजीव गांधी की जब हत्या हुई, तो इसके लिए जो है भारत इंटरनली टूटने का बहुत ज्यादा खतरा है बनस्पत की, एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल थ्रेट जो कि पाकिस्तान के रूप में है, और चाइना जिसको कि दूध पिलाता है, सांप को दूध पिलाना आप समझते हैं, सांप को दूध पिलाता है चाइना, कि इंडिया को रोक सके पाकिस्तान के पागलपन के द्वारा। तो ये है, तो यही मैं थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग ऑफ माई स्पीच। तो मेरा लास्ट का यही कहना था कि एक एक्सटर्नल थ्रेट है पाकिस्तान जो है, जिसको रिप्रेजेंट करता है, जो कि बहुत हार्ड लाइन थ्रेट है, और एक इंटरनल थ्रेट है जो कि जातीय जनजातीय रिजर्वेशन और धर्म की पॉलिटिक्स और ये सब है, जो कि यूएसएसआर की तरह इंडिया को कहीं खंडित ना कर दे। ये बहुत बड़ा डर है हमारे थिंकिंग क्लास को। तो थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग। आई एम प्रियेश घोष एंड आई होप दैट माय होल लेक्चर has been is being received by you. This is due to my study which I have done in my civil service after engineering which I did, and on the basis of which I make these notes in these classes. I hope that it will be very useful for all those students who are very interested about Indianness, Indianity, or Indianness, or India and its societal values. Thank you.